दो दिनों की कमजोरी के बाद भारतीय बाजारों में आज रहा मजबूत कारोबार। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी है मजबूत तो बैंक निफ्टी अभी भी दिशा की तलाश में। बचा है आखिरी 1.5 घंटा, लेकिन याद रहे ये नहीं है हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि कल भी आप एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में होंगे हमारे साथ और हम आपके साथ उसका भी विस्तार से करेंगे विश्लेषण। लेकिन पहले बनाएंगे आज के बचे हुए 1.5 घंटे की रणनीति। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वैसे तो वीकेंड नहीं है हमारे लिए क्योंकि कल काम करना है, बट फ्राइडे फीलिंग भरपूर इस समय बाजार में आपको आती दिख रही है। हमको तो नहीं आ रही। नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल हमने बाजार में अच्छा, हाँ बाजार में ठीक है। मैंने कहा हम तो काम पूरा दम लगा के ही हम तो कर रहे हैं, बाजार की बात कर रहा हूँ। कोशिश पूरी की कहीं भी दूर दूर से फ्राइडे फीलिंग घुस ना पाए केबिन के अंदर। अभी तक तो बच्चे हुए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज भी। और दीप, हाँ एक और बात बता दूं, कल भी एक्शन पैक दिन है ही। पहले आज की बात करें उससे पहले दर्शकों को बता दें कि कल एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है। अगर आपको ये लग रहा हो कि जानने चाहते हो कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा स्पेशल ट्रेडिंग सेशन इस वजह से है कि कल एनएससी और बीएससी अपने DRS, वो वाला DRS नहीं जो क्रिकेट में होता है, वो नहीं, वहाँ पर डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है। यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी साइट, यानी कि अगर जैसे एनएससी बीएससी जिस साइट से जिस प्लेटफॉर्म से सारा ये ट्रेडिंग पैटर्न, ये जो प्रोग्राम चलता है, प्लेटफॉर्म है, अगर गलती से भगवान न करे कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली उस साइट से दूसरी पे आप कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, उसकी लाइव टेस्टिंग की जाएगी। लाइव टेस्टिंग की जाएगी। तो उस लाइव टेस्टिंग के लिहाज से आपके लिए यूजुअली मॉक टेस्टिंग होती रहती है, वीकेंड्स पर काफी बार होती है, बट इस बार लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहे हैं, इसलिए लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो इसलिए एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन होगा और सुबह 7 बजे से हर रोज की तरह हम इसे हमेशा की तरह वाले एक ट्रेडिंग दिन को ही ट्रीट करेंगे। सुबह 7 बजे से आपके लिए पावर ब्रेकफास्ट, उसके बाद में 7:30 बजे से ट्रेडर्स डायरी, 8 बजे से मैं, दीप और एक्सपर्ट्स की पूरी टीम बिल्कुल आपके साथ होगी। 12:30 बजे तक हम आपको मार्केट का भरपूर मनोरंजन देते रहेंगे। 100% बिल्कुल। और विरोध स्वरूप हमने टी शर्ट पहनने का फैसला किया है। ये तो बनता है, इतना तो कंसेशन हम देंगे। और सोमवार को भी आपको बता दूं कि बिल्कुल भी इस आप भ्रम में न रहें कि फिर से छुट्टी है। हाँ, ये छुट्टियों का भ्रम थोड़ा दिमाग से निकाल लें। सोमवार को बिल्कुल आप अगर सरकारी संस्थानों में काम करते हैं तो आधा दिन की छुट्टी है, लेकिन मार्केट हमने कंफर्म किया कि नहीं, मार्केट में किसी तरह की दूर दूर तक छुट्टी के आसार है नहीं। तो हम राम मंदिर का जो भी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है साथ साथ देखेंगे। और हमेशा की तरह जैसे आप चुनाव के वक्त देखते हैं ना, कैसे एक तरफ चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, दूसरी तरफ मार्केट चल रहा है। बजट में देखते हैं एक तरफ बजट के ऐलान आ रहे हैं, दूसरी तरफ मार्केट चलता है। वैसे ही राम मंदिर और मार्केट दोनों का कवरेज परफेक्ट आपको एक स्क्रीन पर मिल जाएगा। एक स्क्रीन पर, चिंता की बात है। इधर उधर मत करना। देखो क्या है, सब चैनल्स पे सेम ही होगा प्रसारण, सब वही कैमरे, वही सब कुछ वही है, कुछ नहीं। आपको दोनों का एक साथ जो आनंद लेना है मिल जाएगा। चलिए, तो तैयार हैं फिर कल के लिए भी, मंडे के लिए भी और अभी के लिए भी। अब बड़ी बात है, बताइए। आइए, 3 दिनों की गिरावट पर लगा है ब्रेक। 125-150 पॉइंट ऊपर है निफ्टी 21,600 पर, और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 45,700 के आसपास, पूरे 2 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी। लो बात करते करते लाल निशान में भी। और सेंसेक्स 450 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ, कल भी आज भी की फोकस निफ्टी पर करना है, बैंक निफ्टी पर छोड़ दीजिए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर मजबूत नहीं है, तेज नहीं है, आग लगी है वहाँ पर। हाँ, न तेज है न मजबूत है, आग लगी है। कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। ये वाली फिट हो रही है एकदम मिड कैप शेयरों पर। 500 पॉइंट का बड़ा उछाल मिड कैप इंडेक्स में दिखेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 1% मजबूत है। बढ़ने वाले शेयर देखेंगे तो आंखें खुली रह जाएगी, खुली नहीं, शायद और चौड़ी भी हो जाए। 2,500 शेयर बीएससी पर मजबूत है, 1400 कमजोर, एनएससी पर 1525 मजबूत है, तो 750 कमजोर। जरा लाइए एक बार बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ दिखाइए। हाँ, ये है मार्केट का मूड। अब बताता हूँ क्या है मजबूत, क्या है कमजोर। सरकारी कंपनियां बस एक दिन के वनवास के बाद फिर से फुल एक्शन में, पूरे एक्शन में, ना घटेंगे ना रुकेंगे। अच्छा, मजे की बात है कि करेक्शन होने के बाद जब ये वापस बढ़ते हैं ना, पुराने वाले इस हाई के भी और ऊपर निकल जाते हैं, ऐसे भाग के जाते हैं। हमको क्यों बेचा, कैसे सोच लिया तुमने, हमको क्यों बेचा। वैसा ही मेटल इंफ्रा भी आज अच्छे मजबूत में है। डाउ फ्यूचर सपाट है। यूरोप में शानदार दमदार बेहतरीन तेजी। यूरोप लाइए जल्दी से। कैक डेक्स फुटसी एक बार दिखा दें।
और यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आ गया 1/4 से 0.1% तक की तेजी। अच्छी मूव आ रही है। अच्छी कैसे बोला 1/4, लेकिन समझ में आया 0.1% भी फुटसी है। लंदन के बाजार मजबूती के साथ आपके लिए तो ये है अब तक का रुझान आपके लिए बाजारों का। बताइए सर, फिर एक्स ऑफ बैंक निफ्टी तो सब अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप सेक्टोरल एक्शन देखें तो सिर्फ बैंक्स को निकाल दीजिए, बाकी सारे सेक्टर्स पॉजिटिव एक्शन में। एक बैंक ही थोड़ा सुस्त है आज। देखो दीप क्या है, मतलब लीव देम अलोन। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई उसको थोड़ी देर अकेला नहीं है छोड़ मेरा दो। मन। हाँ, वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ही नीड सम टाइम। बैंक निफ्टी नीड सम टाइम। मतलब वो इंडसइंड बैंक भी वो काम कर नहीं पाया जो करना चाहिए था। हमारा एनालिसिस भी थोड़ा गलत हो गया। मुझे लगा कि स्लिपेज पे बख्श देंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अभी कोई मार्केट किसी को बख्शने के मूड में नहीं है बैंक्स में। तो है ना, बैंक्स में मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, वेदर इट HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं की जाएगी, सुधर जाओ, समथिंग लाइक दैट, है ना। मतलब छोटी सी स्लिपेजेस की गलती भी बाजार बर्दाश्त करने को तैयार है। LDR का जो नंबर आया था HDFC, उसके अलावा आप ढूंढने से जाओगे तो गलती नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बैंक्स की गलती माफ़ करने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। वो नहीं है तो फिर छोड़ना, अपने क्या करना है। ठीक है, अपने पास बैंक के अलावा पूरा मार्केट है ना, पूरा मार्केट है सर। आपको तो पैसा कमाना है, जहाँ बन रहा वहाँ बनाओ। बिल्कुल 100%। फिर भी जिसका ज़्यादा मंदी करने का मन करे तो बैंक से, तेजी करने का मन करे तो पूरा मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी है, वहाँ पर आप आराम से एंजॉय कीजिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात भी बताना चाहता हूँ, आज के सेशन में इतना बढ़िया बाजार आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ठीक है, बेचने की रेंज बिल्कुल परफेक्ट आपको रेंज 21,600 21,700 की रेंज में बेचिए। आज का हाई 670 है और वहीं से घूम रहा है। ठीक है, सेम आप बैंक निफ्टी में भी देखिए 46,250 कल के हाई को पार करके निकलेगा, टिकेगा तो ही आपको डरना है। और 46,200 के ऊपर हल्का सा गया जरूर, बैंक निफ्टी भी टिका नहीं है, वहीं से घूम गया। सो आई थिंक अब नीचे के लेवल पे जब आया है तो सपोर्ट रेंज पर फोकस करें। सपोर्ट रेंज पर आएगा तो आपको वापस लेना है, कोई चिंता की बात नहीं। रुकावट की रेंज पे आएगा तो देना है। तो एकदम परफेक्ट मार्केट है, कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेवल्स के हिसाब से सही चल रहा है और उसी हिसाब से आप भी इसको आगे बनाए रखें। सिंपल। ओके, तो लेवल्स के हिसाब से सब कुछ अच्छा है, बनाए रखिए भरोसा और एक्शन में भरपूर पार्टिसिपेट करें। बैंक्स नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी सारा बाजार तो आपको अच्छे एक्शन में दिख ही रहा है। चलिए बात करते हैं आज के कुछ आने वाले इवेंट्स की, एंड ऑफ कोर्स सारी खबरें और नतीजे जो अब तक आ चुके हैं। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स अभी भी HUL और रिलायंस के नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही FNO स्पेस से RBL बैंक भी अपने नंबर्स घोषित करेंगे। HUL, रिलायंस और अल्ट्राटेक आ चुका है सर। आ गया सर। ओह, अल्ट्राटेक आ गया। बढ़िया ही आया ना। यस सर। थैंक गॉड। मतलब बैंक्स के अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन सीमेंट के नंबर जोरदार आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। एक आध और शायद होगा। पहले आप सीमेंट के नंबर बता दो, फिर उस पर बात करेंगे हम। बिल्कुल। तो साथ ही NHPC यहाँ पर OFS रिटेल विश्कों के लिए बंद हो जाएगा आज, और साथ साथ जनवरी महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा है US के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ तक कल का सवाल है, एक्सचेंजेस पर लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हुए नजर आएंगे। इसकी जानकारी हम आगे आपको विस्तार में भी बताएंगे। नंबर्स के लिहाज से ऑफकोर्स ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर भी नजर रखिए, आंकड़े इनके भी आएंगे। और FNO स्पेस से कैनफिन होम्स, IDFC फर्स्ट बैंक, JK सीमेंट और परसिस्टेंट सिस्टम्स भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स की नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन और डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। IRM एनर्जी और मोती सन्स ज्वेलर्स 50% IPO एंकर लॉक इन इनके खत्म हो जाएंगे रिस्पेक्टिव डेज के। साथ ही 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है सोमवार के दिन। पूरे देश भर में ऑफकोर्स रिजल्ट्स के लिहाज से कोफॉर्ज, कोलगेट और ओबराय रियल्टी यहाँ पर भी नजर रखिए, इनके नंबर्स आएंगे। मान इंडस्ट्रीज यहाँ पर नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी नतीजों के साथ कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उस पर भी कंपनी चर्चा करने वाली है। शोभा लिमिटेड, यहाँ पर राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही सूरज स्टेट डेवलपर्स, हैप्पी फोर्जिंग्स, RBZ ज्वेलर्स समेत क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग, इनके 50% IPO एंकर लॉक इन भी 30 दिनों वाले खत्म हो जाएंगे। IPO के लिहाज से ऑफकोर्स नोवा एग्रीटेक पर नजर रखिए, ये खुलने वाला है 22 तारीख को, यानी कि सोमवार को। 24 जनवरी तक खुला रहेगा। कुल मिलाकर इशू साइज 144 करोड़ रुपए का है। तो चलिए, एक्शन तो है पूरा बाजार में। अरमान, बताएं कौन से नंबर्स आ चुके हैं, कौन सी खबरें इस समय बाजार में?
जी बिल्कुल, कई सारी दिग्गज कंपनियों के नंबर आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नंबर आते हुए दिखे हैं। अनुमान सेल्स वॉल्यूम का 6% का था, 6% ही आता हुआ दिखा है। आप मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट का ही अनुमान था, 15.1% से इंप्रूव होकर अनुमान 19.7% का था। अगर मार्जिन्स देखें 19.4 या 5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफा यहाँ पर लगभग 67% बढ़ के आता हुआ दिखा है, और ये हाईएस्ट एवर मुनाफा जो है वो आपको आता हुआ दिखा है। अतुल लिमिटेड में यहाँ पर अगर आप देखें मुनाफा, तो अगर आप देखें जो अनुमान था उससे थोड़ा कम ही आता हुआ दिखा है। मुनाफा 32% गिर कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में आपको अनुमान से थोड़ा स्लाइट इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अनुमान 13.6% से गिरकर 12.8% का था। जो मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं वो 13.3% पर आते हुए दिखे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बात करें तो मुनाफा जो है वो 57% बढ़कर आता हुआ दिखा है। एनआईएस 4% गिर कर आई हैं, और एनपीए प्रोविजनिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। 1930 से घटकर लगभग 730 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट यहाँ पर मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में बड़ा एक्सपेंशन है, 7.6% से इंप्रूव होकर 25.6% पर आते हुए दिखे हैं। हेटसन एग्रो यहाँ पर बात करें तो मुनाफा लगभग 24% बढ़ा है। आय की बात करें 11% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है, 11.2% से इंप्रूव होकर 11.3% पर आते हुए दिखे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज मुनाफा 22% बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 13.1% से बढ़कर 15.5% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स की बात करें तो आय लगभग 7% गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफा 5% गिर कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में आपको हालांकि थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 47% से बढ़कर 48.2% पर आते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जो अब तक आ चुके हैं। अरमान, और कौन सी खबरें हैं? जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जापान की एक कंपनी के साथ मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। एपीआई की सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार करते हुए दिखे हैं। मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट जो है वो इन्होंने किया है। आईआरसीटीसी ने ऐप में एक अहम अपडेट किया है, जिसमें टिकट बुकिंग के दौरान बिना मील ऑप्शन के बावजूद यहाँ पर खाना मिल पाएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स राइट इशू के जरिए 3000 करोड़ जो है वो जुटाएंगे। कमर्शियल पेपर के जरिए लगभग 3500 करोड़ यहाँ पर जुटाए जाएंगे। कोल इंडिया कोजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है, लिथियम के एक्सप्लोरेशन पर 200 से 300 करोड़ का निवेश करेगी। मैपमा इंडिया, इनको ह्यूंडई और किया कार्स से 400 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 5 साल के लिए मिला ऑर्डर मिला है इनको। शिल्पा मेडिकेयर जर्मनी की ईयू में इनको एक टैबलेट के लिए बिक्री की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और यूरोप में अगर आप देखें इसका ओवरऑल मार्केट देखें तो लगभग 160-70 करोड़ के आसपास का है। इन्फोसिस, यहाँ पर एलआईसी ने हिस्सेदारी वापस बढ़ाई है, और लगातार 10 तिमाहियों से इन्फोसिस में एलआईसी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें एनएचपीसी लगभग अगर आप देखें 50 लाख के आसपास, बीएचईएल 15 लाख, आईआरएफसी 1 करोड़, मैक्स हेल्थ केयर 30 लाख, वरुण बेवरेजेस 33 लाख, कोल इंडिया 46 लाख, पीएनबी लगभग 30 लाख के आसपास, एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड, कई सारे आपको ब्लॉक डील्स यहाँ पे होती हुई दिखी। ओके, तो ढेर सारी खबरें, ढेर सारे नतीजे, एक्शन भी भरपूर आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और बढ़ाते हैं इसी एक्शन को भी आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं कार्यक्रम में शामिल। हिमांशु जी, आशीष और विश्वेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए, पहला बिगुल है हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है। कोई भी डिप इस पूरे स्पेस में मिलता है, इमीडिएटली एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। और हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी एचपीसीएल आईओसी में देखने को मिली, लेकिन आज के सेशन में एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अनिल जी बीपीसीएल में, जो कि इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीकली बेसिस पर फ्राइडे को होता हुआ नजर आ रहा है। तो बीपीसीएल में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 480 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 474 यानी कि 474 रुपीज का। अनिल जी, मेरा मानना है कि अगर ये आज स्टॉक 480 482 रुपए के ऊपर वीकली क्लोज देने में कामयाब रहता है, तो आने वाले 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 500 रुपए की तरफ 500 510 रुपए तक मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो 500 से 510 रुपए के टारगेट के लिए बीपीसीएल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। वीकली चार्ट पर एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, और इसके चलते यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है।
तेजी है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में। और बीपीसीएल खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। यहाँ करें आप तेजी, छोटा सा स्टॉप लॉस 474, 474 का 500, 510, ये है दो टारगेट खरीदारी करने के लिए आज से। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार जरा बाजार पर भी व्यू ले लिया जाए और किसी तरह की कोई स्प्रेड बनानी है तो बताएं सर। आशुधर, आपकी तरफ से क्या है राय? अनिल जी देखिए, जो मारामारी हुई उसके बाद की सेबलेंस है, तो अनिल जी रेंज कंसोलिडेशन की है 21, 350, 400 और ऊपर 700। आप भी सुबह की कमेंट्री में यही बोल रहे थे कि 700, 750 पे बेचना है। तो अनिल जी इस नैरो रेंज में ना मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कुछ नहीं करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक जो भी अनिल जी ऑयल एंड गैस इस वक्त चल रहा है, पेट्रोनेट, गुजरात गैस, अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मेटल्स में अनिल जी हम बने हुए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि नाल्को, इंडिया सीमेंट, हिंडाल्को, ये ऐसे भाव आए हुए हैं इनमें। मतलब जो दीपांशु ने कहा था कि 400 में से सिर्फ 30 पॉइंट तो निफ्टी के है, बाकी फाइनेंशियल्स के है। फाइनेंशियल्स में अनिल जी अभी भी कोई कंफर्ट नहीं है। आईसीआईसीआई के बैंक के रिजल्ट आने हैं कल। मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन है कि मतलब बेटर आएंगे, लेकिन अनिल जी मैं ट्रेड ढूंढ रहा था कोई ऑप्शन के थ्रू, कोई ऑप्शन के रेट ऐसे कोई मजा नहीं आ रहा। मतलब अगर ठीक जाएंगे तो प्यार कम मिलेगा, अगर गलत चलेगा तो अनिल जी थप्पड़ जोड़ का पड़ता है इसमें। फाइनेंशियल में तो अच्छे आने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो अनिल जी ऑल इन ऑल फाइनेंशियल्स में अभी भी कोई मजा नहीं है उस तरह का। और एचडीएफसी वगैरह की तो अनिल जी हम कई बार बात कर ही चुके हैं। एंड वैसे भी अनिल जी फाइनेंशियल में मैं आपको जब भी बोलता, पिछले भी आपने मेरा एक डायलॉग सुना होगा कई बार, मैं बोलता था कि मतलब रेलवेज को 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है, डिफेंस को मिल सकता है, मेटल में कुछ हो सकता है, कभी बैंकों में थोड़ा कुछ हो जाएगा कि 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है, 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। सब अच्छा करेंगे तो स्पिल ओवर इफेक्ट इनके पास जाएगा। सब लोग फाइनेंशियल करते रहते हैं, करना भी चाहिए बिल्कुल अनिल जी। फाइनेंशियल बहुत इंटेग्रल पार्ट है, बट अनिल जी बहुत बढ़ चुका है। मतलब इतना पीएसयू बैंक्स भी, बाकी सब भी, दे हैव डन अ लॉट ऑफ इट। मतलब दे हैव डन देयर बिट टू अ लार्ज एक्सटेंट। और यहाँ पे मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता, तो इसलिए फाइनेंशियल में बहुत लिमिटेड कॉल्स हैं। अपना थीम अनिल जी वही है, मतलब मेटल, सीमेंट, पावर, इन्हीं तीनों में रहना चाहिए। इस तीनों में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। जोमैटो अच्छा चल रहा है, येस बैंक भी ठीक चल रहा है। तो अनिल जी मिड कैप, स्मॉल कैप्स अभी भी ठीक चल रहे हैं, बट अब थोड़ा सा बाजार थमेगा अनिल जी। 21,400, 700, 750 की रेंज है, इसमें रहना चाहिए। कोई बहुत मजेदार वाली बात नहीं है आज नहीं, लेकिन अनिल जी कल क्योंकि ट्रेडिंग सेशन एक्स्ट्रा है तो मंडे को हम निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी देंगे। आज नहीं देना चाहता क्योंकि अनिल जी कल का मार्केट भी है। तो अनिल जी कुछ डिसिप्लिन होते हैं जो आप भी कहते हैं कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं करना बहुत जरूरी डिसिप्लिन है अनिल जी। एंड मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब एक तो जब तक कन्विक्शन ट्रेड ना आए, क्योंकि अनिल जी हम टर्मिनल के आगे बैठे हैं, हम टीवी के आगे भी बैठे हैं, हम सबको सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ लगेगा। आप अनिल जी 100 आदमी से पूछ लो क्या लग रहा है, जवाब आएगा, लगेगा। ना लगने का मतलब ही नहीं। ट्रेड क्या करना चाहिए, ये देख लो, वो देख लो, लेकिन इन तीन चीजों से वन हैज टू राइज एट सम टाइम, सम पॉइंट इन टाइम। तो अनिल जी मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए। मार्केट में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा, बट वी आर होल्डिंग, मतलब थोड़ी कॉल्स भी कम कर दी हैं, थोड़ा सा देखना चाहते हैं अनिल जी 2-4 दिन। तो ये है आपके लिए राय। पूरे बात का लबो लुबाब ये है कि आशु जी का कहना है कि कुछ न करें, लेकिन अगर करना ही है तो आशु जी बोल रहे कि एमसीपी, ये है आशु जी की थीम। एमसीपी, हाँ, एमसीपी किसको कहते हैं, फुल फॉर्म पता है किसे? पूछोगे तो हमारे बहुत सारे, बंसल जी को तो मैं खैर खाली ऐसे मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं बंसल जी को ये जरूर पूछ सकता हूँ, बंसल जी एमसीपी का मतलब क्या होता है, किससे पूछा जाए आपके हिसाब से? अंग्रेजी का ज्ञाता कौन है? अनिल जी मेरे मित्र कुणाल जी, मतलब लेकिन अनिल जी बिल्कुल सिंसियर नहीं है, इनसे पूछना नहीं चाहिए। सुबह आपके टोकने के बाद भी वो मफलर बड़ा गलत तरीके से पहन के आए हैं अनिल जी। बड़ों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, उम्र में, ओहदे में, एक्सपीरियंस में अनिल जी सब चीजों में आप बड़े हैं, बिल्कुल नहीं अनिल जी। मफलर को बांध के और गंदे तरीके से पहन के आए अनिल जी। आई थिंक यू शुड आस्क स्ट्रेट टू दीपांशु अनिल जी। नहीं, पहली चीज तो कुणाल जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि कुणाल जी जानते मैं उनसे बड़ा हूं ही नहीं, तो मेरी बात क्यों मानेंगे, पहली चीज। और दूसरा, कुणाल जी बंसल जी ने तो मुझे कहा भी है कि ऐसे नहीं, उनको ऐसे लगवाओ। तो हाँ, तो आपके काबिल दोस्त बताएंगे जी अनिल जी, काबिल दोस्त बताएंगे, बट काबिल दोस्त से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जैसे कल हीरो बन के आए थे ना, वो बांध के बिल्कुल। हाँ। ये ऐसे मत बांधे हैं, आप कोई भोजपुरी पिक्चर के हीरो थोड़ी ना है। नंबर 1 बिजनेस चैनल पे बैठे हैं, थोड़ा सा तरीके से जैसे कल हीरो बन के आए थे वैसे बांधे प्लीज। अच्छा, ओके।
मतलब कल लगता है, मुझे लगता है कल बंसल जी कल कुछ और ज्यादा शाम को मिले हैं ना बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा हुई। जी कुणाल जी, अनिल जी देखिए, जो इनका मर्म है मैं समझ गया अनिल जी। एक मफलर खरीद कर इनको भेज रहा हूं मैं, उसके बाद अगली बार से शांत हो जाएंगे अनिल जी। टीस इस बात की है कि इनके पास मफलर नहीं है अनिल जी। और ये अनिल जी मफलर को कम मत आंकिए अनिल जी, मफलर बहुत काम आता है। मफलर इंसान का राजनीतिक भविष्य भी सुधार देता है, तो मफलर को कम नहीं आंकना चाहिए अनिल जी। और दिल्ली वालों से ज्यादा कौन जानता है इस बात को, दिल्ली वालों से बेहतर कौन जानता है बिल्कुल। तो जो आप सोच रहे हो एमसीपी वगैरह, वो मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। बहुत लोगों ने गूगल करके देख भी लिया होगा अब तक। इसका मतलब है जो आशु जी ने कहा है वही, और जो आशु जी सोचते हैं वो है मेटल, सीमेंट और फार्मा। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब मेटल, सीमेंट, फार्मा ही लगाया जाए जो आशु जी को है पसंद। ओके, आइए बढ़ते आगे। सुमित जी की तरफ से एक बिगुल की है रिक्वेस्ट, सुमित जी बताएं। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। मेटल, सीमेंट, फार्मा की बात चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मेटल सेक्टर का स्टॉक उठा लेते हैं। 208.25 का अभी भाव चल रहा है। 208.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर पिछले 7-8 दिनों की 10 दिनों की गिरावट के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। एनएमडीसी यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, खरीदारी करें। सेक्टर और स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो नीचे में 203-204 के पास है। तो 203 रुपए का नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 215 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा, 218 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें एनएमडीसी 215-218 के टारगेट्स के लिए। ओके, 215 और 218 के टारगेट के लिए एनएमडीसी सुमित जी का एक फेवरेट स्टॉक, यहां पर करें खरीदारी। मेटल स्पेस से ये काउंटर भी एक्टिव हो रहा है। आइए, अनिल जी के भी रेडार पर है काउंटर, जानते हैं उनसे। बिल्कुल, कल के 2000 बताएं सर, क्या पसंद आ रहा है आपको इसमें? अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स 529 रुपए का भाव चल रहा है इस वक्त। अंबुजा सीमेंट 529.50 यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। खरीदना है 522 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 538 538, 544 544, 548 548, 3 टारगेट। 522 स्टॉप लॉस, 522 का स्टॉप लॉस, 538 544 548, 3 टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट में करनी है खरीदारी। और क्यों करनी है वो मैं बता दूं। अगले हफ्ते अंबुजा सीमेंट के भी नतीजे आने वाले हैं, और जिस तरह से डीप नंबर्स आ रहे हैं सारी सीमेंट कंपनियों के, आज 2 सीमेंट कंपनियों ने पसंद नहीं किया है, एक अल्ट्राटेक और दूसरा छोटी वाली श्री दिग्विजय सीमेंट। इन कंपनियों को अच्छे इन्वेंट्री गेन्स मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होने का फ़ायदा मिल रहा है, और ये सेक्टर अच्छे दमदार नतीजों के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट अच्छे नंबर्स पेश कर सकता है। दूसरी बात एक और ये कि अब से लेकर बजट तक सीमेंट, इंफ्रा, ये 2 सेक्टर काफ़ी मजबूत रहने वाले भी हैं, तो इस लिहाज से भी हम इन पर पॉजिटिव और बुलिश हैं। तो दोनों ही लिहाज से आपके लिए खरीदारी करने की राय अंबुजा सीमेंट पर इस वक्त। अंबुजा की जगह अगर आपको पसंद एसीसी हो तो आप एसीसी भी ले सकते हैं। मेरे लिए अंबुजा ज़्यादा बेहतर है, तो दोनों पे खरीदारी करने की राय। सीमेंट शेयरों पर अब से लेकर रिजल्ट तक पॉजिटिव रहे, अब से लेकर बजट तक पॉजिटिव रहे। क्लियर? ठीक है, सीमेंट यहां पर रखिए नजर। अल्ट्राटेक के नंबर्स के बाद यहां पर आपको अच्छा एक्शन भी दिखने की पूरी संभावना है। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। अंबुजा और साथ ही एसीसी दोनों में एक अच्छी मूव आ रही है। इंडिया सीमेंट्स भी आपको एक्टिव होते दिख रहा है, तो पूरा सीमेंट बास्केट ही इस समय अच्छी मूव दिखा रहा है। बट आरईसी, पीएफसी, इन दोनों काउंटर्स पर रखिए नजर। बाजार के फेवरेट्स हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, अब वापस एक्शन में आ रहे हैं। पीएसयू स्टॉक्स की आज तेजी बनी हुई है। आरईसी, पीएफसी दोनों पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी भी हमारे साथ, एक बार विश्वेश जी से भी राय लेनी है। विश्वेश जी जरा देखिए, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट पैटर्न है। पीएफसी ने अभी 400 का लेवल क्रॉस किया, 4% ऊपर दिख रहा है। जरा एक बार देखें इसका चार्ट, बताएं सर क्या करना चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर, दीपांशु, आरईसी, पीएफसी दोनों हमें हमारे क्लाइंट्स को डिलीवरी में दिलवाया है और फ्यूचर्स में भी दिलवाया है, और हमारे ऐप पे भी लाइव है। और जहां तक ट्रेड की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है एज अ डिस्क्लेमर 400 का कॉल पीएफसी का हमारा लॉन्ग है। तो देखिए, पीएफसी मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 413 के ऊपर जैसे जाएगा 440 की ओर जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन माना जाएगा, क्योंकि मार्केट गिरा है और ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें बहुत अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है।
और अब जैसे ही PFC 412 के लेवल को निकालता है, मुझे लगता है 430 जाना चाहिए। REC इवन बेटर प्लेस्ड है दीपांशु। कल के दिन में जो ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बना था वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज देखा जा रहा है। मुझे लगता है बहुत क्विकली 480 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चार्ट बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बट एज अ डिस्क्लेमर हमने नीचे के लेवल पे हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। ओके तो ये है आपके लिए REC। विशेष जी ने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हो सकता है, और स्टॉक में तो आप अच्छा एक्शन देख ही रहे हैं। PFC इसमें भी बढ़िया एक्शन बना हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज बाय द वे 10% ऊपर की तैयारी में इस समय दिख रहा है जी। 675 का जो टारगेट था आपका उसके बेहद करीब आ रहा है। कैश में 672 का हाई बना है, उसी के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स में भी आप देखिए वाओ 10%। ट्रेड कर रहा है। चलिए बधाई, हमारा टारगेट 675 का था आगे। दिवाली पर हमारी पिक थी और 675 750 के दो टारगेट छोटे वाले थे, 1200 रुपए के बड़े टारगेट है। तो आपको बिल्कुल भी 511 था जिस दिन रेकमेंड किया था, बिल्कुल 511 से दिवाली से लेकर अब तक, और आपको बिल्कुल भी इस भाव पर बेचना नहीं है। नहीं बेचना है। ना पहले टारगेट तो इसलिए दिया जाता है कि ताकि टारगेट आते आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि भाई हाँ मैं अब अच्छा प्रॉफिट में हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लिए तो थोड़ी बुक कर लो और बाकी का होल्ड करो, या थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस अगर कोई ट्रेल करना हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रखना चाहिए। अभी कहाँ तेजी शुरू हुई दीप? केमिकल शेयरों में तो अभी ढंग से हुई नहीं। केमिकल में 1-2 शेयर तो चले हैं खाली, पूरा सेक्टर किधर चला है? राइट। जैसे आपको याद है 2 साल पहले हमने सबसे पहले जो रेलवे शेयर पकड़े थे, मुश्किल से 2-3 40 रुपए में टैक्स सेल मिलता था, आज 200 के आसपास पहुंच गया है। अब देख लो 5 भी भाग गया टैक्स सेल है। और उस समय तो कुछ चले ही नहीं थे, 1-2 चले थे। अब तो हर रेलवे स्टॉक बोर्ड लगा रहा है, पूछे मत। तो आई थिंक 200 हो गया, 5 गुना हो गया कम से कम, 4 से 5 उसी लेवल से। yes. 1.5 साल में 2 साल में। सो आई थिंक बढ़िया है। अभी भी कोई आरती वारती किसी को भी आरती करते रहो, बेचो मत। बिल्कुल। चलिए आइए जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ आ गए। जैन साहब भी आ गए, उनका भी करते हैं स्वागत। और जैन साहब केमिकल स्टॉक से ही शुरू करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में तो खैर 2 दिन में जबरदस्त मूव आई है, जो इन्होंने 2 ऑर्डर्स जीते हैं पिछले 2 महीने में, बट अक्रॉस केमिकल्स थोड़ा एक्शन आ रहा है। टाटा केमिकल्स की आज सुबह बात हो रही थी, रेकमेंड भी हुआ है काउंटर। सचिन जी की 10 की कमाई का स्टॉक था। दीपक नाइट्राइट में आज अच्छी मूव आ रही है। वापस बाजार का फोकस केमिकल्स पे आ रहा है सर? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी मैंने ज्वाइन लेट किया, क्योंकि अनिल जी देखिए प्यार मतलब कई बार इतना अच्छा लगता है कि आज दिल्ली की एक फैमिली है जो कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत पुराने इन्वेस्टर्स है, और वो हमारे टीवी शोज को देखते हैं और आपकी और हमारी सबकी जो पैनल की बढ़ाई कर रहे थे अभी, तो वो ऑफिस आए हुए थे। ठीक है, फिर मुझे बोला कि नहीं मिलना तो पड़ेगा, दिल्ली से आए हुए हैं। बोला हम थोड़ी देर में निकलेंगे सर, 5 मिनट ही मिल लो। तो मैं 5 मिनट की जगह पे इतना प्यार मिला तो मैं 10 से 15 मिनट उनके साथ बैठ गया। वो अभी भी ऑफिस बैठे हैं। एंड अनिल जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज। और एक बार मैंने नासिक के सेमिनार का जिक्र किया, इतने फोन्स आ गए नासिक से सर, क्योंकि नासिक में मेरा संडे को एक सेमिनार है। तो बोला गजब का जीतो और सीएस और ये लोग कर रहे हैं वहां के, तो मतलब दैट्स अमेजिंग। मतलब वो ग्राउंड पे जाते तब पता चलता कि क्या हो रहा है। तो जो भी आजकल जयपुर में आते हैं तो वो जरूर से एक बार मिलके जाने की कोशिश करते हैं, और आपसे बॉम्बे में मिलने की इच्छा रखते हैं। तो अनिल जी मैंने बजट वाले दिन के लिए कुछ लोगों को बोला है कि वो स्टूडियो आएंगे सर आपसे 2 मिनट मिलने के लिए। ओके चलिए बढ़िया है सर। अच्छे प्लान्स बन रहे हैं, और ऑफ कोर्स बजट की भी पूरी तैयारी। हमारे सारे मेहमान भी आने ही वाले हैं, बस बजट के लिए तैयार हो जाइए उसके लिए भी। बट आइए तैयार है हम सेठी साहब का स्वागत करने के लिए। सेठी साहब के पास चलते हैं, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, स्वागत है सर। बढ़िया बाउंस बैक दिख रहा है आज बाजार में। मिड और स्मॉल कैप्स तो काफी एक्टिव हैं। बताएं सर क्या करना है आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। पिक्स देने के पहले एक अपडेट देना है दीपांशु। परसों जब बाजार में मार्केट मची हुई थी तब मैंने 2 की जगह 3 स्टॉक्स दिए थे उस दिन खरीदारी करने के लिए। उसमें F&O का स्टॉक था BHEL भेल, जो 204 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था, आज 220-22 के लेवल पे। और टेक्सरेल जिसकी अभी जी चर्चा कर रहे थे रेलवे स्टॉक्स में, वो भी उस दिन रिकमेंड किया था 182 के लेवल पे। 200 के टारगेट्स थे, वो आज मीट हो गए। बाकी कल के सत्र में भी जो आस्क ऑटो ASK ऑटो रिकमेंड किया था वो भी अच्छा कर रहा है। जोमेटो था वो भी अच्छा कर रहा है। तो इस तरह से पिछले 2 दिनों में जो कॉल्स दिए वो सब धुआंधार उसमें तेजी चल रही है। बाकी दीपांशु आज के जो 2 स्टॉक है, इनमें जो पहला स्टॉक है एक पेपर स्टॉक है। पेपर सेक्टर आज फोकस में है, सभी पेपर स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी चल रही है। और यहाँ से मैंने पिक किया है इमामी पेपर को। ये इमामी ग्रुप द्वारा ओन्ड एक कंपनी है जो कि 75% हिस्सेदारी इसमें इमामी ग्रुप की है। मेनली न्यूज प्रिंट की ये प्रोड्यूसर है, न्यूज प्रिंट बनाती है। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर,
क्राफ्ट पेपर और पेपर बोर्ड जो कि पैकेजिंग में काम आते हैं, मेनली फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, एफएमसीजी, ई कॉमर्स वगैरह। अच्छा, पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट देता हूँ। 123 के लेवल्स पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। 135 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 117 का स्टॉप लॉस रखना है। और ये जो मैं पेपर पैकेजिंग की बात कर रहा था, ये फार्मास्यूटिकल्स, फिर आपके एफएमसीजी, ई कॉमर्स, ऑर्गेनाइज रिटेल और ये मीडिया हाउसेज जो न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं, इन सब को कैटर करती है। इनकी जो मिल है वो ओडिशा के बालासोर में लोकेटेड है और कैप्टिव पावर है इनके पास, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 33.5 मेगावाट, जो वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है पावर का। और 30% रेवेन्यूज इनके एक्सपोर्ट से आते हैं, 29 देशों में ये एक्सपोर्ट करती है। बाकी आज जिस तरह की तेजी पेपर सेक्टर में पूरी चल रही है, मेरा एक पसंदीदा ओरिएंट पेपर आज 12-14% ऊपर है, और बाकी भी जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये सब भी रिकमेंडेड स्टॉक्स है, सब अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बिल्कुल अच्छा करेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट 135 के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी इमामी पेपर में। इमामी 135 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। यह सिटी साहब की पहली पिक। सिटी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। बाय द वे, इमामी में थोड़ा टारगेट चेंज करना चाहेंगे क्योंकि बात करते करते 131 पर तो आ ही गया सिटी साहब। देखिए, ये अभी तो एक तो क्या सेक्टर फोकस में है, फिर बाजार भी बिल्कुल तेजी में है और अच्छे आइडियाज की बाजार को मतलब वेट रहता है। मुझे लगता है ये स्टॉक का 140-145 तक के लेवल्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। 22 टारगेट्स 140-145 के भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इमामी पेपर मिल्स में। दूसरा स्टॉक बताएं सिटी साहब। दीपांशु, आज का जो मेरा दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सारडा एनर्जी, जो अभी 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 270 के, स्टॉप लॉस रखना है 245 रुपए का। ये सारडा ग्रुप है रायपुर का, उसकी फ्लैगशिप कंपनी है जो कि मेनली स्टील बनाती है और इनके पास कैप्टिव आयरन ओर है, कैप्टिव पावर है, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। और ये कंपनी निश ग्रेड मैंगनीज फेरोएलॉयज भी एक्सपोर्ट करती है, उसके लिए भी जानी जाती है। हाल ही में फोकस में था ये स्टॉक जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इनकी जो आयरन और पैलेट्स वाले प्लांट में इंक्रीज कैपेसिटी को ऑपरेट करने के लिए अप्रूवल दिया था। फिर इन्होंने एक कुछ 150 करोड़ का नया ऑर्डर दिया, 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में इनका लगाने का प्रोग्राम है, जिससे इनकी जो पावर कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और कॉस्ट और कम हो जाएंगे। बाकी फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है। एबिटा मार्जिन आर क्लोज टू 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18%, डेट भी मैनेजेबल लेवल्स पे है और एक अच्छी खासी इसमें प्रोमोटर्स की 72.5% की हिस्सेदारी है और बाजार के कुछ रिप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, जैसे एबेकस है इसमें 2.18% और उन्होंने अपने जो होल्डिंग्स है उसको इंक्रीज किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। बाकी वैल्यूएशन का भी कंफर्ट आता है, 15 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज वुड बी क्लोज टू अराउंड 25-30। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए और बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। 270 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 240 का स्टॉप लॉस। यह है आपके लिए दो कॉल। सारडा एनर्जी 270 के टारगेट से यहाँ पर खरीदारी करें और साथ ही खरीदारी करके चल सकते हैं इमामी पेपर पर यहाँ पर। शुक्रिया सिटी साहब जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अब अनिल जी से उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सर, ग्लोबल मूड माहौल भी बहुत ही बढ़िया है। नैस्डैक ने कल बाउंस बैक को लीड किया था और आज भी नैस्डैक फ्यूचर सबसे आगे हैं, 100 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। डाउ आपको अच्छा मूव दिखा रहा है, 40-50 पॉइंट ऊपर है। S&P फ्यूचर्स पॉजिटिव आपको ट्रेड करते दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में खरीदारी है, रुपया आपका स्टेबल है। एशिया में चीन और हांगकांग छोड़ के बाकी पूरा एशिया मजबूत था। ताइवान 2.5% ऊपर, जापान 1.5% ऊपर, कोरिया 1.5% ऊपर था। हमारे बाजार भी अच्छे मूड में दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी बस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बाकी तो पूरा हमारा बाजार भी मजबूत है। क्या करना चाहिए सर? बैंक निफ्टी को तो अलग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसके हिसाब से जीने दो थोड़े टाइम तक आराम से। जहाँ एक्शन है वहाँ पर फोकस करिए, जहाँ एक्शन नहीं है वहाँ पर क्यों फोकस करना है, करेक्ट। तो सीधी सीधी बात है, बाजार में भी तेजी का माफ कीजिएगा और नीचे के लेवल पर लेना है। लेने के लिए जो अच्छी जगह बचे हुए समय के लिए निफ्टी पर वो है 21,525 से 21,575, इस रेंज में आए तो आपको खरीदना है। अभी थोड़ी देर पहले 21,500 के नीचे आया भी था, तो आपको 21,575 लीजिए, लो वहीं बना के निकला है। तो 21,575, 21,525 के रेंज में लीजिए, ऊपर में 21,675, 21,700 की रेंज में दीजिए। तो लेन और देन दोनों करते रहें। लेन करेंगे तो देन करेंगे, देंगे तो लेंगे, तो दोनों चीज़ आप ट्रेड करते रहें। ऊपर 21,700 के आसपास थोड़ा रुकावट है, हमने कहा 21,700, 21,800 आपके लिए
कंजेशन जोन है, पार करना मुश्किल होगा। वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके हल्का फुल्का शॉर्ट भी कर सकते हैं। नीचे में आप आराम से 21,600 के नीचे 21,500 की रेंज में आप धीरे धीरे लेते रहिए, ये आपके लिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, जब तक कल के लोज नहीं तोड़ता 47,400 के आसपास के, तब तक फ्रेश कमजोरी नहीं है। और जब तक आज के हाई को पार नहीं करता 46,250 को, तब तक मजबूती नहीं। तो बैंक निफ्टी को टाइम वाइज कंसोलिडेट होने दे, आराम से इसको टाइम पास करने दे। अभी तक क्लियरिटी नहीं आ रही कि बैंक निफ्टी में तेजी बननी है मंदी, और ये क्लैरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक 1-2 रिजल्ट और आप बैंकिंग शेयरों के अंदर देख लें, कोई जब तक एक्सिस आईसीआईसीआई कोटक रिजल्ट ना दिखा दे जिनमें से किसी से एक निर्णायक रूप से समझ में आ जाए कि क्या होना है, तब तक आप बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी रिस्की भी है लेने के लिहाज से, क्योंकि बैंकिंग शेयरों में हो ये रहा है ख़राब रिजल्ट हल्का भी कहीं आ रहा है तो उसको पनिशमेंट मिल रहा है। या आपने फेडरल में भी देखा, या आपने जबकि फेडरल कोई खास ख़राब नहीं था, इंडसइंड कोई खास ख़राब नहीं था, लेकिन एचडीएफसी भी इतना खास ख़राब नहीं, लेकिन तीनों में हल्की सी नेगेटिविटी पे भी अच्छी मार पड़ी है। इसलिए बैंकिंग शेयर खरीदना रिस्की ज़्यादा है। खरीदने के लिए आपके पास दुनिया भर के दूसरे पड़े हैं, वहाँ लीजिए ना आराम से, हड़बड़ी किया जल्दी है। तो आई थिंक वहाँ पर बेहतर है खरीदारी करने के लिए आज से। ओके, ठीक है, ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त है। आइए बढ़ते आगे, एक बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। और आशु सर 1 मिनट इंतजार कीजिएगा, एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है JSPL को लेकर जिंदाल स्टील एंड पावर। और यहाँ पर खबर ये आ रही कि इनके CFO ने कंपनी से इस्तीफा दिया है। माफ कीजिएगा, राम कुमार रामास्वामी साहब हैं जो CFO हैं कंपनी के, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर अभी थोड़ी देर पहले आई है कि ये कंपनी से इस्तीफा दे रहे हैं। 2 साल के लिए CFO बने हुए थे और ऐसा कहा जा रहा है कि पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। सुनील अग्रवाल साहब फिलहाल एक एडिशनल रोल ले रहे हैं CFO के तौर पर। पिछले 31 साल से सुनील अग्रवाल साहब कंपनी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हेड ऑफ ग्रुप अकाउंट्स फॉर द कंपनी हैं और वो CFO के रोल में अंतरिम रूप पर ले रहे हैं। बट एसेंशली अनिल जी, मिस्टर रामकुमार रामास्वामी ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है, 2 साल से वो CFO थे और पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा कंपनी की तरफ से। दीप, रामास्वामी साहब की खासियत ये थी, पिछले 2 साल में कंपनी की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करने में उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था और पूरा कंपनी को उन्होंने डेट फ्री किया था, तो उनकी ये बड़ी रेपुटेशन थी। तो उनका जाना मतलब अच्छी बात तो नहीं है, मतलब आई डोंट नो पर्सनल रीजन बोलते थे, क्या पर्सनल रीजन होंगे और जो भी हो, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया था जी। तो ही वाज एसेट, रिसोर्स, गुड रिसोर्स। तो इसलिए मेरे ख्याल से हल्का फुल्का अगर स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आया, हाँ हल्का कोई खास नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी, और उन्होंने काफ़ी कंपनी में और कंपनी ने अच्छा भी किया है, क्योंकि प्री कोविड तो डेट की बड़ी कंसर्न हुआ करती बड़ी कंसर्न थी, और वो पूरा डेट उन्होंने रिड्यूस करके, मतलब जिस तरह से कंपनी को कर्ज के मामले में सही किया, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर आती हुई इस वक्त JSPL को लेकर। आइए आशु सर के लिए बिगुल हम बजा चुके हैं। आशु सर बताएं अपनी स्ट्रेटेजी। अनिल जी, भी आपने मेंशन किया कि बैंक में रिस्क है, तो अनिल जी थोड़ा रिस्क है तो इश्क है, और कंपल्सिव ट्रेडिंग तो कभी कभी मतलब करनी पड़ती है जिसको करनी है। अनिल जी, ICICI बैंक की 990 की कॉल एक लेनी है और 1030 की एक कॉल बेचनी है। ये बुल स्प्रेड बनाना है अनिल जी, रिजल्ट के लिए 16 रुपए की कॉस्ट है। अनिल जी एक मतलब एक होता है ना कंपल्सिव ट्रेड है कि वो जैसे मतलब अक्सर हमने देखा है, एक बैंक अच्छा करता है, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, फिर दूसरा सरप्राइज कर देता है। एक IT कंपनी अच्छा या खराब करती है, एक्सपेक्टेशन खराब हो जाती है, दूसरा अच्छा कर देती है। तो अनिल जी वो एक लॉ ऑफ एवरेज, जिससे मुझे लग रहा है कि जो HDFC बैंक के साथ हुआ ICICI के साथ नहीं होना चाहिए। बट मैं क्या इसका फ्यूचर लेना चाहता हूँ, मैं क्या यहाँ पे डायरेक्ट लेना चाहता हूँ, तो आंसर इज स्ट्रिक्टली नो अनिल जी, स्ट्रिक्टली नो। कि कहीं ये सोचे कि नहीं जी ICICI बैंक की अगर ऐसे कॉल आई है, सिर्फ और सिर्फ कॉल से लेना है अनिल जी। 990 की एक कॉल लेनी है, 1030 की एक कॉल बेचनी है, कॉस्ट है 16 रुपए। 16 रुपए का मतलब 1006 का मैंने फ्यूचर लिया है, 1000 का फ्यूचर चल रहा है, और जी 16 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं जा सकते। और अगर सही बैठ गए, अगर पॉजिटिव सरप्राइज आ गया, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं आया, एक्सपेक्टेशन जिस तरह से है ही नहीं अब, तो मुझे लगता है कि जी ये थोड़ा डिफरेंट तरह का ट्रेड है, ट्राई जरूर करना चाहिए। आपके लिए ICICI बैंक 1:1 बुल कॉल स्प्रेड बना रहा है आशु सर। 990 की एक कॉल खरीदे, 1030 की एक कॉल बेचनी है आपको। बिल्कुल। और आइए इस बीच एक बड़ी खबर के साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजट में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह के ऐलान आ सकते हैं, तैयार हैं तरुण बताने के लिए। चलते हैं उनके पास। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास।
बिल्कुल सर, ये जो खबर है ये आप जैसे लोगों और जो ज़्यादा घूमते हैं उनके लिए ये खबर हो सकती है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर को एक बड़ा बजट में मिल सकता है। तरुण, इसके क्या मतलब है आप जैसे लोग जो ज्यादा घूमते हैं? सर मतलब आपको एक नई नई जगह एक्सप्लोर करने में मजा आता है ना सर, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। इसको कॉम्प्लीमेंट ही समझो ना। बिल्कुल सर, ये कॉम्प्लीमेंट ही है सर आपके लिए। धन्यवाद। बताइए पूरी खबर। बिल्कुल सर, और यदि आप लक्षद्वीप जाना चाहें या अंडमान निकोबार जाना चाहें तो उन आइलैंड के लिए एक कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे अंतरिम बजट में हो सकता है। ये जो हमारे सोर्सेज से पता लग रहा है कि आइलैंड इंफ्रा को बूस्ट देने के लिए अंतरिम बजट में चर्चा हो सकती है, और स्पेशली लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के लिए। यदि यहाँ पर यदि कोई होटल बनाना चाहेगा या कोई रिजॉर्ट खोलना चाहेगा या गेस्ट हाउस का यदि डेवलपमेंट करता है तो कहीं ना कहीं उसको कोई सब्सिडी के रूप में दिया जा सके या कोई इंटरेस्ट में रियायत दी जा सके, इस तरीके का प्लान सरकार कर रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से मालदीव्स में होता है कि आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं और अपने आइलैंड पे जाने के लिए आपको जेटीज़ मिल जाती हैं, तो उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लक्षद्वीप में भी तैयार करने की बात है। तो उसके लिए जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसको भी यहाँ पे बजट के अंदर उसको एक बूस्ट मिल सकता है। इस बूस्ट को लेकर अंतरिम बजट में ऐलान हो सकता है, ये खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से मालदीव के सामने लक्षद्वीप को खड़ा करने की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुदृढ़ नहीं है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, सनराइज सेक्टर है, तो किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सके, इस पे अंतरिम बजट पे एक रूपरेखा तैयार हो सकती है। या एक कोई बजट का ऐलान यहाँ पे 3 महीने के लिए होगा, उसके बाद जुलाई में इसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। ये एक जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे ये बात निकल कर आ रही है। टूरिज्म के लिए एक बड़ा बढ़ावा आ सकता है इस बजट में, ये आपके लिए खबर आ रही है। शुक्रिया तरुण, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं विश्वेश जी के पास, बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए, जैसे अनिल जी ने कहा, जहां मूवमेंट है वहीं ट्रेड करना चाहिए, और जो मूवमेंट है वो है मिड और स्मॉल कैप में। तो मेरी ओर से जो खरीदारी की राय है वो इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे को दीपांशु मैंने OFSS रिकमेंड किया था, उसी तरह का स्ट्रक्चर है। स्टॉक का नाम है उषा मार्टिन, कैश मार्केट का स्टॉक है, NSE 500 ग्रुप का स्टॉक है, 334 के आसपास चल रहा है। अच्छी बात यह है कि जब मैं स्टॉक को देख रहा हूँ तो रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो मेरा एक क्राइटेरिया रहता है इस वक्त कि मैं 30 के नीचे के PE के स्टॉक को निकालूं। एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी होल्डिंग देखता हूं तो वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड है वो होल्ड कर रहा है, क्वांट म्यूचुअल फंड एंड मोतीलाल ओसवाल। तो मुझे लगता है कि जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अच्छे मार्केट में अच्छा इन्वेस्टर बैक्ड है तो उसमें मूवमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा टारगेट 380 का है, विच इज कंजर्वेटिव टारगेट। यहाँ पे 320 का स्टॉप लॉस रिकमेंड होगा दीपांशु, और मुझे लगता है कि बेस्ट यही चीज होती है कि आप कैश मार्केट के स्टॉक में ट्रेडिंग करिए, बिकॉज अगर वॉलेटिलिटी है तो वो इंडेक्स में है, बैंक में मूवमेंट आती है तो वो इंडेक्स तक सीमित रहती है। मिड और स्मॉल कैप में इंपैक्ट रिलेटिवली कम आ रही है, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर ब्रेथ है, मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले कुछ दिन में और अच्छा करना चाहिए। तो उषा मार्टिन, टारगेट 380, स्टॉप 320, कंजर्वेटिव है। ये है आपके लिए उषा मार्टिन में खरीदारी करने की राय। 320 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। माफ कीजिएगा, 380 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। आज AIBI एनुअल कन्वेंशन में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी ने IPO में और सब्सक्रिप्शन को लेकर सख्ती दिखाई है। साथ ही जी बिजनेस की एक बड़ी खबर पर मुहर भी लगी है। आइए जानते हैं, हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए क्या कुछ सेबी चेयरपर्सन ने आज कहा है और IPO की प्रोसेस को लेकर सेबी किस तरह से और सुधार करने की तैयारी में। ब्रजेश बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो जी बिजनेस ने कल जो ये खबर बताया था कि सेबी जो है म्यूचुअल फंड के स्मॉल और मिड कैप की जो इक्विटी स्कीम्स हैं उनके स्ट्रेस टेस्ट का रिव्यू कर रहा है, तो उस खबर पर कंफर्मेशन हुई है। और दूसरी बात ये कहा गया है कि ये एक स्ट्रेस टेस्ट का भी पहला राउंड हुआ है और दूसरा राउंड भी आने वाले समय में होगा, उसको रिव्यू किया जाएगा।
कई सिनेरियोज जो टेस्ट किए जा चुके हैं कि जहां पर सिचुएशन ठीक लग रही है, लेकिन कुछ और सिनेरियोज हैं जिन पर रेगुलेटर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ स्ट्रेस टेस्ट का रिव्यू करना चाहता है। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात, जो अहम बात आज AIBI के समिट में सेबी चेयरपर्सन ने कहा, एक बड़ा सवाल उठाया इंडस्ट्री के ऊपर और जो IPO के में गड़बड़ियां चल रही हैं उसकी ओर इशारा किया और कहा कि 3 ऐसे मामले आइडेंटिफाई किए गए हैं, सेबी के रडार पर आए हैं, जहां पर म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करके, यानी एप्लीकेशन का केवल ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाने के लिए लोगों के खातों का इस्तेमाल करके, जबकि असली इरादा उनका IPO में निवेश का नहीं था, ऐसे खातों का इस्तेमाल करके ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाया जा रहा था। तो अब ऐसे लोग सेबी के रडार पर हैं और जल्दी ही और डेटा एनालाइज करके ऐसे लोगों के खिलाफ सेबी कदम उठाएगा और एक उदाहरण सेट करेगा कि इस तरह की गड़बड़ियां ना करें। क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन दिखता है तो खासतौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो एक तरह से लालायित हो जाता है, उसको लगता है कि ये इशू बहुत ही अच्छा है, शायद इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना ओवर सब्सक्रिप्शन है मतलब लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही। तो इस तरह के लालच में रिटेल इन्वेस्टर आ जाता है। तो ऐसे ओवर सब्सक्रिप्शन, जो गलत तरीके से दिखाया जाने वाला ओवर सब्सक्रिप्शन है, उसको रोकने की मंशा जो है उन्होंने जाहिर की है। तीसरी बात जो ये है कि जो IPO की प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो पहले के मुकाबले टाइम काफ़ी कम किया गया है, लेकिन ये IPO और दूसरे इश्यूज़ की प्रोसेस और तेज हो सके, इसके लिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऑटोमेशन जो है डॉक्यूमेंट में अपने आप ही देखकर ये पता लगा लेगा कि इशू में कौन कौन सी चीज़ों की खामी है, डॉक्यूमेंट में क्या खामियां हैं, और उन खामियों को किस तरह से पकड़ करके और बताया जाएगा मर्चेंट बैंकर को कि वो ये जानकारियां लाएं, और उसके बाद इशू जो है वो अप्रूव होगा। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए IPO सब्सक्रिप्शन में गड़बड़ी पर है सेबी की नजर, और ये बात खुद सेबी चेयरपर्सन ने कही है। आइए सुनते हैं। For the NII category, right, which is the high net worth, etc., within the first week is 68%. What? Yes. And retail category, which is less than 2 lakhs, is 43%. So I think first we have to acknowledge that the IPO market is also a market of traders and not investors. Now, when such traders wish to take risk with their eyes open, we are not a nanny state. It's okay. You want to take risk, please take risk. Okay? What we are unhappy about is some of the malpractices that we see. And I'll give you a couple of illustrations. So should you expect some measures from SEBI to come in that direction? I think the answer is yes, because we now have the data. चेयरपर्सन बताते हुए IPO के मामलों में जो कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ी मिली है, उन 3 मामलों की जांच की जा रही है और उसको ठीक, चुस्त, दुरुस्त और टाइट करने के पूरे उपाय किए जाएंगे IPO प्रोसेस का, ताकि गलत फायदा ना उठाया जा सके। आइए बढ़ते आगे, हमारे एक्सपर्ट से तैयार, पहले बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी और राकेश जी के लिए है तैयार। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है ऑन इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय है। नए हाइस पे स्टॉक आया है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो BTST के नजरिए से एकदम बढ़िया कैंडिडेट लग रहा है इंडियन होटल। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कॉल आपको समर्पित है और अब तो ये स्थापित हो ही गया अनिल जी कि आप बड़े घुमक्कड़ हैं, तो सारे घूमने वाले लोगों के लिए अनिल जी एक कॉल है। खरीदारी की हमारी राय है इंडियन होटल्स पर। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, स्टॉक पहले भी आउट परफॉर्म कर रहा था, आज इसने 477 की एक बाधा को पार किया है चार्ट पर, और इसके इंट्राडे चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं। तो यहां पर मौजूदा स्तर पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखें 477 पर, 477 का छोटा सा 476 माफ कीजिए, 476 के छोटे से स्टॉप लॉस बाय करना है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 490 का, इवेंचुअल टारगेट 500 का। खरीदारी की राय है इंडियन होटल्स के फ्यूचर्स। ओके, इंडियन होटल्स के फ्यूचर खरीदे, ये राय आपके लिए। और आज कुणाल जी, मैं अपनी वो एक गलती, मतलब वो एक्सेप्ट करना, जो कन्फेशन जिसको कहते हैं, वो करना चाहता हूँ जी। बताइए। मतलब अच्छा खासा मैं फर्स्ट क्लास सुन रहा था, एक्सक्लूसिव स्टोरी कर रहा था। तरुण ने बोला कि जैसा आप घूमते फिरते हैं इधर उधर, सारे लोग सुमित जी अपना चार्ट देखने में बिजी,
हिमांशु जी को भी कॉल देना है। कुणाल जी, राकेश जी आपस में वार्तालाप में ऐसे ही बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। जबरदस्ती मैंने वापस बोला, क्या कहा तो नहीं, जिसने नहीं सुना उसने भी सुन लिया। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने सेकंड बार में नोटिस किया? हाँ, सबने सेकंड बार, तो माय मिस्टेक। नहीं बोलते तो नहीं बोलता, चुपचाप निकल जाता एकदम ऐसे ही। लेकिन तरुण से ज्यादा गलती बड़ी मैंने कर दी। क्या तरुण ने की, उसकी तो मैं देख ही लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन और तीसरी गलती फिर बार बार वापस उसको याद दिला कि कुणाल जी कर रहे हैं। हाँ कुणाल जी, हम दोनों की गलती से आपने कुछ नहीं सीखा। अनिल जी देखिए, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं अनिल जी। अगर किसी से भी पैनल पर कोई भी चूक हो जाए, हाँ। उसको बार बार अनिल जी याद दिलाना, ये हमारा धर्म है अनिल जी, और ये हम करके रहेंगे। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये तरुण ने तो अनिल जी बोला, चलो उसका जायज है अनिल जी, वो फुल टाइम हमारे साथ यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, तस्वीरें देखता है आपकी, तो बोल दिया अनिल जी आप तो कहीं हॉलीडे पे जाते हो अनिल जी, वहां से भी काम कर रहे होते हो और गिना चुना जाते हो अनिल जी, उसके बाद भी सब लोग गिना देते हैं। और कुणाल जी का गम क्या है, उस दिन आपकी फ्लाइट हो गई थी लेट, तो इनको आना पड़ा सुबह जल्दी, उस गम में बोल रहे हैं। और अनिल जी मैं आपके ऊपर से हटा देता हूँ, मतलब कि जो सबने नोटिस करा अनिल जी, आप फोकस करना चाहिए सुमित जी के ऊपर। हाँ। कुणाल जी ने साथ में भी बोला है आज की मफलर राजनीति में काम आएगा। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ तब से कि अब सुमित जी मुंबई में कमीज के ऊपर कैसे, शर्ट के ऊपर कैसे मफलर पहनेंगे। सारा टाइम तो वो हाथ जोड़ते रहते हैं, वो भी राजनीति में जाना चाहते हैं। नहीं, मेरी तो नजरें सुमित जी के ऊपर हैं। नहीं, सुमित शर्ट के ऊपर मफलर कैसे पहनेंगे? ना, ऐसा नहीं है। सुमित जी नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और कुणाल जी नेशनल कैपिटल में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बस फर्क इतना ही है। मफलर वाली राजनीति का एरिया सीमित है, शर्ट वाली राजनीति पूरे देश में चलती है। चलिए बढ़ते आगे। सुमित जी की आपने बात की तो बिगुल सुमित जी के लिए ही है, सुमित के सुपरहिट। जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बात हुई थी थोड़ी देर पहले। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक एक एक करके मोमेंटम में आ रहे हैं और ये स्टॉक मैं बहुत लोअर लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। 148-148-20 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है आईओसी। आईओसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक कंटिन्यूअस अपट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक में कोई भी छोटा मोटा डिप आता है, उस वहां से बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो आईओसी अब यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 144-144-50 ये स्टॉक का नीचे में इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, तो 144.50 का स्टॉप लॉस लगा के आईओसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 153 रुपए का, दूसरा 155 रुपए का शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें आईओसी। खरीदारी करिए आईओसी। तो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपके लिए अब कॉल आती दिख रही हैं। बीपीसीएल की शुरुआत करी थी हिमांशु जी ने, अभी एचपीसीएल पर भी बात चल रही थी और अब आपके लिए आईओसी पर भी राय रखनी है। यहाँ पर भी एक्शन बनते हुए दिखेगा। आइए सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ हैं तैयार, उनका भी करते हैं स्वागत। सर वैसे तो पूरा बाजार ही अच्छे एक्शन में, बट बैंक्स में वीकनेस आ रही है और इंडसइंड बैंक नतीजों के बाद सुबह थोड़ा ठीक था, उसके बाद फिसला। एक बार इस पर अपनी राय दें सर। 3.5% नीचे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं इंडसइंड बैंक के लिए? नमस्कार दीपांशु। इंडसइंड बैंक को यदि हम देखें तो एक पिछले 1.5-2 महीने से काफी आउट परफॉर्म कर रहा था। काफी चार्ट का स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया था, पर आज का ये जो नतीजे आए उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया और तकरीबन इनफैक्ट पूरा 1-1.5 महीने का जो तेजी था वो स्टॉक ने पूरा एनगल्फ कर दिया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए और स्टॉक में थोड़ी और डाउनसाइड पेंडिंग है। तो जब तक ये 1590-1600 के ऊपर नहीं बढ़ता है तब तक 1500 और 1480 तक के जो सपोर्ट लेवल्स है ये रिटेस्ट हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो चलिए इंडसइंड बैंक पर रखेंगे नजर। इस समय आपको नरमी आते हुए दिख रही है। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास। बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। हालांकि बैंकिंग स्पेस वीक है, लेकिन अगर आप देखें बैंक निफ्टी इस हफ्ते लगभग 4% वीक है। उसके बावजूद पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। आज हमने काफी बार रिकमेंड किया पीएनबी, वो भी फाइनली 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। 102 रुपए के आसपास के भाव है। तो दीप के कैश सेगमेंट का पीएसयू बैंक मेरे रडार पर आया है, जिसके अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आए हैं। स्टॉक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 54 रुपए 40 पैसे 54 रुपए 30 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है। दीप, ये स्टॉक एक बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है रिजल्ट्स भी रीजनेबली अच्छे आए हैं इस स्टॉक के।
मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म का नजरिया बनाकर इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट की तैयारी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 52 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर। अपसाइड में 58 रुपए और 61 रुपए के दो टारगेट्स मेरा मानना है कि बहुत शॉर्ट टर्म में सेंट्रल बैंक में आता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरह से क्लियरली पीएसयू बैंक्स में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है, अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्पेस में वापस लौटेगी तो मुझे लगता है यहाँ पर काफी स्ट्रांग रनअप इस स्पेस में देखने को मिलेगा। ओके, तो नजर रखिए, ये है आपके लिए सेंट्रल बैंक जहां पर एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए एचयूएल, इसके भी नंबर्स का इंतजार एक बार नुपुर से जान लेते हैं क्या लगा रहा है बाजार अनुमान। नुपुर बताइए एचयूएल। बिल्कुल एकदम फ्लैट ग्रोथ आती हुई दिख सकती है एचयूएल के नतीजों में, क्योंकि कंपनी ने प्राइस कट किए थे, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लागत कम हुई है, तो वो पास ऑन किया गया है, जिसकी वजह से इस बार आय में या तो फ्लैट ग्रोथ या फिर 1% की नॉमिनल ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। आय करीबन 15,324 करोड़ के आसपास आ सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 5% की ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आएगी। मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट बढ़कर 24% के पहुँचते हुए दिखेंगे, और मुनाफा भी देखें तो 7% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं। 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है। प्राइस कट का इम्पैक्ट आपको इस क्वार्टर में दिखने वाला है। ग्रामीण मांग में अभी भी जो स्लो डाउन है वो बरकरार है, जिसका असर इस क्वार्टर में दिखेगा। क्रॉस मार्जिन्स में हालांकि थोड़ा सुधार होगा, जिसका इम्पैक्ट फ्लो डाउन आपको कामकाजी लेवल पे आते हुए नजर आएगा। लेकिन हायर जो एड स्पेंड्स कंपनी ने किए हैं उसकी वजह से एबिटा मार्जिन्स पर हो सकता है असर। मार्केट शेयर में बढ़त की उम्मीद है और डिमांड ट्रेंड्स और मार्जिन्स पर मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी इंपॉर्टेंट। तो फ्लैट टू 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आय में, और 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ लेके चल रहे हैं। ओके, 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ, कुछ ज़्यादा खास एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। जैन साहब, वैसे एशियन पेंट्स ने कंजम्पशन अर्निंग्स शुरू कर दी थी, बट सही माने में एचयूएल से ही शुरू होंगी। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सर इस बार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स भले ही कोई विशेष नहीं आए, बट सारी कुछ कहीं ना कहीं प्राइसड सा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा और काफी कंसोलिडेट कर रहा है अपने इन्हीं लेवल्स पे। मार्केट्स भले ही चल रहे हो, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने लिया हुआ है उनको तो होल्ड करना ही चाहिए, और जिनको लेना वो ले सकते हैं। हो सकता है कि ये करेक्शन भी आए, बट इट कैन बी अ गुड बेट। एंड आई थिंक एफएमसीजी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे सेक्टोरल रोटेशन होता है। कभी आईटी चला, कभी फार्मा चला, कभी बैंक्स खराब चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये नया सेक्टर हो एफएमसीजी जहाँ पे सेफ्टी भी दिखती हो। तो मुझे ये सारे स्टॉक्स मतलब बहुत बढ़िया लग रहे हैं, एचयूएल और आईटीसी पर्टिकुलरली। तो आई फील कि एचयूएल को लेना चाहिए। रिजल्ट अगर थोड़े भी बेहतर आ जाएंगे तो अच्छा खासा स्पाइक ये स्टॉक दे सकता है। सबसे बढ़िया बात है, एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, और ये सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा चला नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इन फेवर ऑफ दिस सेक्टर। एंड जब इलेक्शंस के टाइम आती है तो जनरली ये कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में थोड़ी यहाँ पे भी आती है, क्योंकि हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ पॉपुलिस्टिक मेजर्स आ जाए या कुछ ओवरऑल कोई फेवरेबल चीज आ जाए, तो ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। बजट का समय भी है, यू नेवर नो कि अगर कोई अनाउंसमेंट अच्छा आ जाए तो उसकी वजह से इन सब में इम्पेटस मिल जाए। तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए एचयूएल को इन लेवल्स पे। तो ये है राय आपके लिए खरीदारी की। आइए, खरीदने के मौके आपको अब मिलेंगे अगले हफ्ते, यानी कि सोमवार को। अगर आप ऐसा सोचें तो बिल्कुल गलत है। फॉर स्पेशल पर्पसेस कल का दिन भी आपके लिए ट्रेडिंग रहेगी, थोड़ी ही सही लेकिन रहेगी ज़रूर। कल का शनिवार का सेशन इंटरेस्टिंग होगा, इम्पोर्टेंट होगा। आइए, आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए कल क्या कुछ है विशेष, और इस विशेष ट्रेडिंग सेशन में क्या विशेष है। आशीष बताइए। विशेष सिर्फ इतना ही है कि ये डिजास्टर रिकवरी साइड से होगा, तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो नॉर्मल आपका ट्रेडिंग सेशन है बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा। थोड़े से बदलाव है वो आपको बता देता हूँ। पहले समय जानना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे हम तो सुबह 7 बजे से सर पूरे लाइव आ जाएंगे। प्री ओपन 9 बजे शुरू होगा, वहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ओपन 9:15 है, और मार्केट का क्लोज फिर 10 बजे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब जो दूसरा सेशन शुरू होगा वहाँ पर आप देखिए प्री ओपन होगा 11:15 पर, और मार्केट ओपन होगी 11:30 बजे, जो कि 1 घंटे 12:30 तक चलेगी। अब बदलाव इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि सर्किट फिल्टर तमाम स्टॉक्स में, चाहे कैश का स्टॉक हो या एफएनओ का स्टॉक हो, सिर्फ और सिर्फ 5% का ही सर्किट लिमिट यहाँ पर देखिए। ओनली 5% सारे एफएनओ में? हाँ, पूरे एफएनओ, सब एफएनओ कैश सब कुछ सब में। अच्छा, सब में ही 5%। और इनफैक्ट जिसका 5% यही ओरेकल के लिए परसों होता है कितना इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल दिनों दिन। हाँ, नहीं तो कल तो मतलब 5 के बाद खुलेगा कि नहीं एफएनओ का? नहीं नो कोई कुछ खुलना नहीं, 5% रहेगा। ऐसे 5% रहेगा। ऐसा क्यों सर? ये समय भी कम है तो उस हिसाब से किया है ये। ओके,
तो कैश हो चाहे एफएन हो, सब 5% सर्किट। ओके, लेकिन जिसका 5% से ऑलरेडी कम है, जैसे ईएसएम कैटेगरी, हाँ, वो तो 2 ही लगेगा फिर। उनमें 2% है तो 2% लगेगा। मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम 5%। यू कैन फॉल और यू कैन राइज मैक्सिमम 5%। ओके, ठीक है। और बदलाव ये है कि आज जो शेयर खरीद रहे हो कल बीटीएसटी नहीं होंगे। बीटीएसटी नहीं कर सकते, बीटीएसटी नहीं कर सकते क्योंकि सेम डे सेटलमेंट आ जाता है। अच्छा, सेटलमेंट की वजह से अच्छा वो नहीं हो पाएगा कैश के स्टॉक्स में। हाँ, कैश फ्यूचर्स में कर सकते, फ्यूचर्स में तो आप कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी का तो आप जो सैटरडे खरीद रहे हैं, यानी कल जो खरीदेंगे माल, वो आप मंडे बेच पाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी सर। लेकिन एक चीज़ और पूछूंगा कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि सैटरडे मार्केट खुली है बजट के दिनों को छोड़कर? याद तो नहीं आता, 25 साल में नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई ऐसा दिन, ऐसा नॉट टू माई नॉलेज। एक बार पूछ लेते हैं सबसे बुजुर्ग, अभी तो अगले साहब तो है नहीं, तो आशु जी से ही पूछते हैं। दोनों को अलग रखिएगा आशु साहब, मतलब सबसे बुजुर्ग वो अगले साहब तो नहीं है, उसके बाद आपसे पूछो। आशु जी को पूछते हैं। जी सर बताएं, कोई अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने? नहीं अनिल जी, एक बार हुआ था, लेकिन वो मॉक ट्रेडिंग में हुआ है, ऐसा रियल लाइव ट्रेडिंग में मैंने तो अनिल जी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, ऐसा सीधा सा बोले मेरी उम्र ही क्या है, मैंने तो इतना कुछ पुराना पैसे का देखा हुआ नहीं है, लेकिन डेट्स वगैरह याद रखने में माहिर जैन साहब हैं। तो जैन साहब बताइए कब हुआ है? देखिए इसकी डेट तो याद नहीं है, बट ये काफी इंस्टेंसेस हुए हैं जब ये हुआ है पास्ट में, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइट का जब भी इनको करना होता है तो इस चीज के लिए जनरली सैटरडे को चुना जाता है। लेकिन वो तो ऐसे आलतू फालतू वाली होती है ना, मॉक ट्रेडिंग होती है, एक्चुअल वाली थोड़ी होती है। सर ये नॉर्मल एक्चुअल ट्रेडिंग हुई है। अच्छा, पास्ट में भी हुआ है और भी पहले हुआ है। और मैं जो अभी आप फोन पे बात करते हुए देख रहे थे मुझे, तो मैं मेरे रिस्क मैनेजमेंट टीम और ट्रेडिंग टीम से रिकन्फर्म कर रहा था, बोला हाँ सर हुआ ना पहले, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये कंफर्म आप कहाँ से करते हैं, कोटा से करते हैं या ये ऑफिस में ही हो जाता है आपका कंफर्म? जी आशु सर, जी आशु जी। अनिल जी जैन साहब से ध्यान आया, ये अभी मतलब कुछ इनका अपना एक एजेंडा होता है कि हर बार कहीं जाते हैं, फिर आपसे कुछ बातें करते हैं। अभी इन्होंने अब सेल्फ इनविटेशन लोगों को दे देते हैं, तो अनिल जी आपसे परमिशन, अभी ये जो आज बोल रहे थे शो के शुरू में, ये आपसे परमिशन ले रहे थे या आपको इन्फॉर्म कर रहे थे? मुझे क्लैरिफाई करवा दीजिए सर इससे। जैन साहब प्लीज क्लैरिफाई। करे क्या मतलब इतना प्यार, मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैं लेट हो गया था शो में आने में। मतलब दिल्ली से एक फैमिली आई और वो आपसे मिलवाना बस ये है, मेरे से तो मिले ही है, आपसे मिलवाना है। बोले ठीक है भाई, इतनी दूर से आए हैं तो इतना प्यार करते, तो देखिए प्यार का तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। मैं नासिक का एक दिन अभी अनाउंस किया, परसों मेरा सेमिनार है नासिक में। तो एक मिनट कुणाल जी और राकेश जी ध्यान से नोट करेगा। जैन साहब ये बोल रहे इतनी दूर दिल्ली से, मतलब दिल्ली बहुत दूर है जैन साहब की। जी आशीष जी। अनिल जी आशु सर। अनिल जी अनिल जी, मैं कह रहा हूँ अगर प्यार का बेसिस है लेट आने का, ये 4 बार जैन साहब बोल चुके हैं मैं लेट इसलिए आया, इतना प्यार, तो प्यार तो अनिल जी आप हमारे को आपके लिए बहुत ज्यादा मिलता है, राकेश जी को राकेश को बहुत ज्यादा मिलता है, तो लेट आना बिल्कुल जायज है। अनिल जी रोज ही लेट आना चाहिए, इतना प्यार मिल रहा है। आप लोगों को गलत फहमी की मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। लोगों का प्यार ओके। नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग जनरली यहाँ पर मिलने नहीं आते, क्योंकि मुश्किल हो जाता है कि लाइव शोज़ हैं ये, और दिन भर कुछ ना कुछ खबरें ये चलती रहती है। सो फुर्सत वाला काम है एक्चुअली। और हम वीकेंड्स पे जाके जो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, कुछ स्पीचेस होते हैं पूरे अलग अलग जगहों पर, उसके पीछे कारण भी यही है कि आप वहाँ पर आराम से शांति से समय देकर मिल सकते हैं। अब समझो पता चला इधर अल्ट्राटेक के रिजल्ट आ रहे हैं और अपन कहीं काम तो वो पॉसिबल नहीं। हाँ, उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोनों मैनेज करना। और बजट के दिन तो और भी ज़्यादा मुश्किल। बजट के दिन तो पहले जैन साहब को संभालेगी, जैन साहब के गेस्ट को संभाले, वो वाली मामला है। चलिए एनीवे, बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिमांशु जी बिगुल आपके लिए। अनिल जी एक कॉल तो हो गई, अगर आप दे रहे हैं तो एक और कॉल है मेरे पास। नहीं मैं नहीं दे रहा, मैं तो खाली बिगुल दे रहा हूँ, कॉल आपको देनी है। हाँ जी हाँ, मौका दे रहे हैं। अरे मौका तो मौका दो ही जगह मिला है।
या तो पाकिस्तान टीम को या फिर हिमांशु जी को। हिटमैन हिमांशु, बिल्कुल। तो हमारे प्रिय हिटमैन हिमांशु जी के लिए ये मौका नहीं, अवसर मिला है जी। इस अवसर का लाभ उठाएं हिमांशु जी, बताएं। अनिल जी, बीटीएससी ट्रेड इनिशिएट करेंगे आरईसी में, जिसमें आज एक काफी समय के बाद ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पर आता हुआ नजर आ रहा है, वीकली बेसिस पर। अभी दीप ने शो की शुरुआत पे इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, तो मुझे लगता है कि आरईसी में एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है। 450-451 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 447 पर 47 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एक बीटीएससी ट्रेड लेकर चलने की सलाह रहेगी। 462 और 470 रुपए के दो टारगेट्स मुझे लगता है कल के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आरईसी में एक बीटीएससी ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह। फिट आइए एक और बिगुल आपके लिए, और वो है तैयार हिमांशु जी के लिए। उसके बाद पहुंचेंगे सुदीप जी के पास भी। विश्वेश जी, ओ विश्वेश जी, सॉरी विश्वेश जी के लिए एक बिगुल, और उसके बाद सुदीप जी के लिए भी। विश्वेश का विशेष। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है, कैश मार्केट का स्टॉक है NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, और अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 241 के आसपास। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कैश मार्केट के स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, एक ब्लो ऑफ रैली आनी चाहिए, और ये वो सारे स्टॉक है जो क्वालिटी कंपनीज है, अलॉन्ग विद दैट फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, और अब टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, और मार्केट तो अच्छा था ही। तो मुझे लगता है कि ये 1 से 2 वीक में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो 280 का टारगेट रहेगा यहां से, और स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 228 के आसपास। सो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। अगले वीक तक शायद हम 280 प्लस देख सकते हैं। ये एश्योरेंस, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। BTS डबल टी बिगुल सुदीप जी के लिए। सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी, मेरा रिकमेंडेशन है ICICI लोम्बार्ड पे। हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा कंसोलिडेशन में स्टॉक था, और अब नतीजों के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने मिल रही है, और इसी के साथ पिछले 6-7 हफ्तों का जो कंसोलिडेशन है, यहाँ से ब्रेकआउट हमने देखा है, और साथ ही साथ डेली, वीकली, मंथली सभी चार्ट्स पे बहुत बेहतरीन लग रहा है। मुझे लग रहा है ICICI लोम्बार्ड को लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए 1440 के स्टॉप लॉस से 1540 के टारगेट के लिए। यह स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। और एक और स्टॉक सुदीप जी। जी हाँ, बताएं। दूसरा स्टॉक है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी बनी हुई थी। 7-8 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम स्टॉक दिखा रहा था फॉर्मेशन, और डेली वीकली स्ट्रक्चर भी देखे तो बहुत ही अच्छा बढ़िया स्ट्रक्चर है, और स्टॉक 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म में भी कहीं पे भी थोड़ी सी भी वीकनेस नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो स्टॉक ने अपना जो 4 दिसंबर का 890 का जो एक स्विंग हाई था इसके पहले का, उसके ऊपर अब स्टॉक क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ब्लोआउट मूव आ सकता है अगले कुछ दिनों में। तो 875 के स्टॉप लॉस के साथ पॉलिसी बाजार मुझे लग रहा है कि कम से कम 940-950 तक का मूव अगले 3 से 4 सत्रों में हम देख पाएंगे। 950 के टारगेट के लिए PB फिनटेक का करेंगे खरीदारी, 1540 के टारगेट के लिए ICICI लोम्बार्ड। 2 बाय कॉल्स आ रही हैं सुदीप जी की तरफ से। आइए सुमित जी की तरफ से भी एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। 326 रुपया 326 रुपया 25 पैसा अभी भाव है। 326.25 का अभी भाव है, और स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड के अंदर मोमेंटम तेज है, कल का परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। एक्साइड में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। पिछले 4 से 5 दिन की गिरावट के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है, और वैसे भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे लास्ट 3 से 4 महीने का, तो एक्साइड ने लोअर लेवल से बहुत बढ़िया तेजी करी है, और अभी जारी रह सकती है। तो खरीदारी करना है, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 319, 320 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 319 का स्टॉप लॉस लगा के एक्साइड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 335 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट 338 रुपए का। तो 2-3 दिनों का व्यू लेके खरीदारी करें एक्साइड इंडस्ट्रीज।
एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी सुम जी की तरफ से। बैक टू बैक कुछ बढ़िया बाय कॉल्स आ रही हैं आपके लिए। बाजार में भी एक्शन काफी अच्छा बन रहा है। आखिरी 20 मिनट बाकी है ट्रेडिंग सेशन के लिए। बैन से बेनिफिट अपडेट ले लेते हैं। रोज कुछ ना कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज क्या होंगे जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, कुछ और बड़े बदलाव हो सकते हैं बैन लिस्ट में? ढेर सारे बदलाव हैं दीपांशु, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। 13 स्टॉक है फिलहाल, मैं आपको बता देता हूं। 13 में से 5 स्टॉक ऐसे हैं जो बाहर निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स 79% है, मेट्रोपोलिस ये भी 79.85 80% से नीचे आ गई है। बंधन बैंक 80%, अशोक लेलैंड 80.15% और हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक की जो पोजीशंस है फिलहाल 81.04% है। लेकिन हमारे पास समय अभी पूरा 20 मिनट का बचा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 4 5 5 स्टॉक जो है बैन से आपको बाहर निकलते हुए नजर आए। लेकिन लगातार बदलाव हो रहे हैं। कल स्टॉक रह गया था ओरेकल फाइनेंस, बहुत बड़े मूव के बाद कल जो पोजीशंस क्लोज हुई हैं वो 94.62% है, तो उसके हिसाब से आज जो अभी पोजीशन बनी है 115% के करीब है। तो हो सकता है कि कल जो स्टॉक बैन में नहीं आया अब आपको देखने को मिले। और इसके बाद आरबीएल बैंक यहाँ पर भी देखें तो कल 93% की पोजीशन अब 95% के काफ़ी ऊपर 110% है। तो 2 स्टॉक है आपके पास एंट्री के लिए, आरबीएल बैंक और ओरेकल फाइनेंस। और बाहर निकलने के लिए पीवीआर आइनॉक्स, मेट्रोपोलिस, बंधन बैंक, अशोक लेलैंड और हिंदुस्तान कॉपर। ओके, तो ये हैं 2 स्टॉक जहां पर एक्शन है भरपूर आपके लिए बैन में जाने के लिए आज से। और बाकी 4 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। निकल पाए ना निकल पाए ये वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश उनकी तरफ से पूरी होगी और ज़रूर होगी। ओके, आइए बढ़ते आगे। और अब वक्त है आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर चर्चा करने का जहां पर आज एक्शन बढ़िया होता दिख रहा है। इंडस टावर मेरे ख्याल से आशु जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में हाल ही के दिनों में रहा है। आशु जी आज 220 के पार निकलकर टिकने की कोशिश कर रहा है, जरा अपडेट दीजिए एक बार। अनिल जी बिल्कुल ठीक स्टॉक है जो मैंने बोला। अनिल जी लिस्ट वही है, इसमें गेल भी अनिल जी मैं मेंशन करना मिस कर गया। गेल भी मुझे लगता है कि आगे पीछे करके 200 हो जाएगा। इंडस टावर भी 240 से 250 हो जाएगा। कल आपने भी शाम के शो में मैं देख रहा था इंडस टावर की रिकमेंडेशन दी तो बहुत अच्छा लग रहा था। अनिल जी देखिए स्टॉक्स अपने वही हैं, मैंने कहा मेटल, सीमेंट, पावर, ये सब स्टॉक्स इन्हीं के अंदर और ये कुछ टेलीकॉम के इसी के मतलब इतना अच्छा है। टाटा पावर अनिल जी देखिए आज फिर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मुझे लगता है फिर ये अगले मूव के तैयार है। हमारा स्प्रेड वैसे बना हुआ है 340-60 का। अनिल जी अगर टाटा पावर में मतलब इतना बड़ा लॉट है, ऊपर नीचे झटका लगता है, तो अगर जो 2 दिन में हुआ आप देखिए, अगर इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स में फ्यूचर खड़े हो, किसका नहीं कटेगा अनिल जी? सबका कट जाता है, सब कमाई दवाई निकल जाती है। तो अनिल जी स्प्रेड्स हम बार बार बोलते हैं, कभी बोरिंग भी लगते हैं, कभी कभी लगता है कि फ्यूचर ले तो ज्यादा पैसे आ जाते हैं, कभी लगता है एक 1:2 नहीं करते तो और ज्यादा पैसे आते हैं। पर अनिल जी अगर लंबा खेलना है ट्रेडिंग में तो वो रहना है। तो इसलिए कुछ स्टॉक्स अनिल जी जैसे घेल, बेल, सेल, नाल्को, इंडस टावर, ओएनजीसी, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिलीवरी 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 डिलीवरी, शांति से लेके बैठ जाइए। और इंडस टावर भी अनिल जी आगे पीछे करके 250 क्रॉस करेगा, तो डिलीवरी लेकर बैठे, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा। और कई बार जो आशु जी कह रहे हैं कि कई बार आपको लगता है बोर भी लगता होगा। आशु जी आपको किसने कहा ये? कितने लोग आपको मिले? आप भी तो पूरे देश भर में घूमते हैं जैन साहब की तरह, उनसे ज़्यादा ही घूमते होंगे। बताते भले कम है वो अलग बात है, घूमते तो उनसे ज़्यादा ही होंगे। ये बताओ कि आपको किसने बोला कि आप बोर हैं? अच्छा अनिल जी मुझे कहा नहीं, मुझे लगता है। और नहीं, सबसे बड़ा गलत। कारण अनिल जी आप, कोई नहीं है। कैसे लग कोई नहीं सकता है है? अनिल जी। और यू आर द मोस्ट एंटरटेनिंग। आपको डायरेक्ट कॉल सारी याद रहती है। हाँ। अनिल जी आपको डायरेक्ट कॉल सारी याद रहती है, सेठी जी की रहती है, कुणाल जी की रहती है, स्प्रेड के प्रॉफिट आपको याद नहीं रहते और आप रिविजिट नहीं करते, इसलिए मुझे लगता है कि बोरिंग आपको लगता है। हाँ, अब आपने सही पकड़ा है कि आपकी स्प्रेड की कॉल 2 दिन की होती ना, 2 दिन बाद खत्म। हाँ, आप 2 दिन थोड़ी 2 महीने की, 6 महीने की, साल 2 साल की याद रह जाती है। वो आपके क्या है, वो 2 दिन वाली होते हैं। फिर उसमें क्या है, वो याद बहुत रखना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है क्या है कि स्प्रेड में पहले कितने में बनाया था, अभी कितना है। वो जब तक कैलकुलेट करे तब तक तो क्या खत्म ही हो जाता मामला। तो इस चक्कर में, हाँ इस चक्कर में, बाकी ऐसा नहीं, व्यू याद रहता है। हाँ, व्यू याद, व्यू परफेक्ट याद रहता है कि आपका व्यू क्या था। हाँ, तो इसलिए आप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अगर मतलब आपका कंपटीशन है किसी से एंटरटेनमेंट के मामले में तो सिर्फ बंसल जी से। सिर्फ बंसल जी आपसे ज्यादा एंटरटेनिंग है। बंसल जी आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए।
नहीं अनिल जी, मैं तो इसको अनिल जी कॉम्प्लीमेंट ही ले रहा हूँ। तो अनिल जी फर्दर नो कमेंट्स अनिल जी। बंसल जी को डर भी लग रहा है। जी बंसल जी, चलिए बहुत बढ़िया। आइए एक बिल्कुल सुमित जी के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं सर। अनिल जी, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। 855 रुपए 854 रुपए 855 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन। कॉनकोर का ऑप्शन में 850 वाला कॉल अभी सीएमपी 20 रुपए ट्रेड कर रहा है। 20 साढ़े 20 के आसपास इसको लेने का सलाह रहेगा। कॉनकोर पिछले 3 से 4 दिनों की गिरावट के बाद ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। कल का हाई ब्रेक करके ऊपर आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि 850 855 के ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिलेगा। तो यहां से स्टॉक में ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 875 रुपए से लेके 880 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। इसके लिए 850 का कॉल खरीदारी करें। 14 या 15 रुपए इसमें नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 15 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 28 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 32 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो खरीदारी करना है कॉनकॉल का 850 का कॉल। 27 के आसपास तो ट्रेड 27 पहले टारगेट के पास है, पहले टारगेट के नजदीक है। प्लीज रिवाइज। अनिल जी, एकदम शार्प मूव आया है इसके अंदर। तो 34 से 35 रुपए तक के टारगेट इस कॉल के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर सडन अभी मूव देखने को मिला है। कैश में कम से कम 8 रुपए का मूव आया है कॉनकोर के अंदर। पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 35 रुपए तक के लेवल कॉनकोर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन में 850 की कॉल में। और नीचे में जो इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो 18 से 19 रुपए के आसपास लगा सकते हैं। 18 से 19 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी और ऊपर में 35 तक के टारगेट के लिए कॉनकोर में करें खरीदारी। और खरीदारी आपको करनी है अगर बजट के लिहाज से, तो कल हमारी विशेष पेशकश शुरू हो रही है आपके बजट में सस्ता शेयर। कल सुबह 9 बजे से हम आपको बताएंगे। और काफ़ी हमारे दर्शकों ने कहा कि, और हमारी टीम ने भी कहा कि भाई पहले हम इस सीरीज में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आपको दिया करते थे, बिल्कुल, और वापस से बजट आ रहा है तो बजट सही वक्त है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया वक्त। तो वैसा है, वो आपके बजट में फिट होना चाहिए। वो हमारा एक वो प्रोमो है ना, वो भी बहुत जोरदार है। वो मैं बजट वाला वो एक प्रोमो भी लेके आता हूँ। अरे वाह, बजट कहाँ है वाला। हाँ, बहुत बढ़िया लगेगा कि सस्ता शेयर आपको बजट में क्यों चाहिए। भाव से सस्ता हो, वैल्यूएशन से सस्ता हो, या जिसमें एक अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो, तो वो शेयर आपके लिए कल सुबह 9 बजे से आपके लिए आएगा। तो बजट में सस्ता शेयर क्यों चाहिए, जरा देख लीजिए। एक्सक्यूज मी जी, क्या आप घर लेने का सोच रही हैं? क्या घर लेने का प्लान? देख रहे हैं महंगाई कहाँ पहुँच गई है, अभी बजट नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ, क्या आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं? अरे भाई, इधर देख नहीं रहे, हम लोग पैदल चल रहे और आप गाड़ी लेने की बात कर रहे हैं। अरे बजट नहीं है, चलो भाई। बहुत महंगाई है भैया। एक्सक्यूज मी, कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं? कमाल करते हो भैया, घर से निकलते ही 500 रुपया सुट हो जाता है और आप बात करते हैं कहीं घूमने जाए। अरे बजट नहीं है भैया। भाई चाय पियो। बजट नहीं है। बजट नहीं है। बजट है कटे भैया। भैया बजट कहाँ है? बजट यहाँ है। 1 फरवरी को सिर्फ जी बिजनेस पर पूरे दिन भर देखिएगा, एकदम आसान भाषा में। क्योंकि बजट देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे और बनाओगे कैसे। लेकिन बजट आए तब तक आपको सस्ते शेयर अपने बजट में खरीदने के लिए आज से हमारी विशेष सीरीज कल सुबह 9 बजे से आपके लिए हर ट्रेडिंग सेशन में आपको सुबह 9 बजे दिखेगी। और दीप, वैसे है ना, मेरे को है ना टीम से पीछे बार बार बोला जा रहा है, और मैं हमारे कहाँ सारे एक्सपर्ट्स उनको भी बताऊँ कि अल्टीमेटली ये बजट प्रोमो तो मुझे इतना पसंद आता है। मैं जितनी बार देखता हूँ मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो इस चक्कर में है ना, दिखाना कुछ और था, मैंने दिखाया कुछ और। एक्चुअली नया प्रोमो, ये तो पहले वाला प्रोमो है। आश्चर्य, हाँ आपने अच्छा देखा। हाँ, कुछ कहना चाहते जी? जी सुमित जी बोलिए पहले आप। अनिल जी, अभी इसमें एक आदमी बोल रहा था बजट है खट्टे भाया। वो बिल्कुल राजस्थान वाला था। आपको सोच के। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आपने बिल्कुल इसके अंदर नब्ज पकड़ी। अनिल जी, अमूमन हर व्यक्ति यही चीज बोलता है। कल जब मैं और कुणाल जी बैठे थे और कुणाल जी ने ऑफर करा दूसरा ड्रिंक ले लो, तो मैंने बोला भैया बजट नहीं है, 950 रुपए का है। तो अनिल जी बिल्कुल ठीक चीज पकड़ी है। कुणाल जी से पूछो अनिल जी,
कल शाम की बात है ये। चलो बढ़िया है। तो बजट के लिहाज से हमारा ये प्रोमो मुझे बार बार पसंद आता है, इसलिए अच्छा मुझे कहा यह गया था कि प्रोमो दूसरा लेना है। प्रोमो वो है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये प्रोमो है कि आजकल वो डीप फेक का जमाना चल रहा है, करेक्ट। और आप देख ही रहे हैं कि बड़ा असली और नकली में आजकल फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। सेम कंटेंट में भी, चैनल्स में भी, लोगों में भी, कई सारे सेलिब्रिटीज़ में भी जो हो रहा है। और पिछली बार मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो हमने बजट का प्रोमो बनाया था ड्रोन वाला, वो भी मैं एक बार आपको वापस एक बार दिखाऊंगा कभी कल परसों में। वो प्रोमो बेस्ट प्रोमो का अवार्ड मिला था। क्योंकि किसी प्रोमो में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कैसे उस प्रोमो को बढ़िया बना सकते हैं। तो इसी पर हमारी एक टीम ने एक और बढ़िया काम किया है जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। डीप फेक जो आजकल चल रहा है, असली और नकली का फ़र्क आप कैसे करें, और उसके ऊपर ये हमारा बजट प्रोमो, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, वन नेशन वन टैक्स। जी हाँ, इस बजट में सरकार लाने वाली है इनकम टैक्स की सिर्फ एक ही स्टेप। सबको लगेगा इनकम टैक्स सिर्फ 15%। क्योंकि ना दिख मैं ही रहा हूं, लेकिन ये मैं हूं नहीं। यही तो है डीप फेक की दुनिया। यकीन नहीं आता? लो, एक बार फिर से देखिए। बजट में आ सकती है बड़ी खबर। वित्त मंत्री दे सकती है घर खरीदारों को बड़ा तोहफा। अगर आप घर खरीदेंगे 25% सब्सिडी सीधे सरकार की तरफ से, कितना ही बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। ये है मेरा डीप फेक। तो ये मैं हूं आपका अपना अनिल सिंघवी। असली नकली का फर्क समझिए। और इस बार बजट का असली विश्लेषण देखिए सिर्फ जी बिजनेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ। बजट 2024 तेजी की गारंटी। ये है हमारी टीम का कमाल, जिन्होंने बड़ी क्रिएटिविटी के साथ ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये एक प्रोमो बनाया। तो बजट को लेकर तो आपको रहना है हमारे सारे एक्सपर्ट्स और हमारी पूरी टीम के साथ बजट के दिन हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे देखेगा ये बजट 2024 तेजी की गारंटी। असली एनालिसिस यहीं पर। असली एनालिसिस। चलिए आइए स्ट्रैटेजी भी ले लीजिए एक बार। फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज की बिल्कुल तैयार है, लेते हैं अंजी की फाइनल स्ट्रैटेजी। अंजी हाफ सेंचुरी लगा रहा है डाउ फ्यूचर्स, सेंचुरी लगा रहा है नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स पॉजिटिव है और मूड माहौल अच्छा है यूरोप के बाजारों का। कच्चा तेल हल्की बढ़त दिखा रहा है, रुपया 6 पैसे मजबूत है, डेज हाई पर रुपया है। निफ्टी आपको डेज हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। सर क्या करके जाना है बताइए, कल भी वापस आना है? तेजी बिल्कुल निफ्टी में तेजी की पोजीशन बरकरार रखें और बैंक निफ्टी में न्यूट्रल व्यू है, वहाँ पर हम ना तेजी कर रहे हैं ना मंदी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्योरली निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। कोई दिक्कत नहीं, 21,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, अच्छी कही जाएगी। और अगर किसी वजह से अगर कल नीचे मौका मिला तो कुछ और एक्यूमुलेट करेंगे। ऊपर 21,700 के पार निकलने पर 21,800 850 तक के टारगेट निफ्टी में बनेंगे। तो ओवरऑल व्यू तेजी की तरफ है, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओवरऑल व्यू तेजी की तरफ है, लॉन्ग पोजीशन बनाकर चलिए। आइए एक चीज जो कल ऑफ कोर्स कल के बाजार के मूड में इंपैक्ट ला सकती है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं आज शाम को। यूजुअली हम देखते हैं फ्राइडे इवनिंग को आते हैं और फिर मंडे को रिएक्शन होता है। कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में इसका रिएक्शन आपको दिख जाएगा। वरुण से जानते हैं कैसे रहेंगे रिलायंस के नंबर्स। वरुण बताइए। कुछ ज़्यादा ठीक तो रहने वाले नहीं है। रिटेल और जियो हमेशा यही संभाल रहे हैं, इस बार भी यही संभालने वाले हैं। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। रेवेन्यू 1% बढ़ेंगे, एबिटा में 1% का गिरावट होगी, मार्जिन्स थोड़े गिरेंगे 17.7% से गिर के 17.3%। मुनाफे में आपको 18,900 करोड़ के आसपास दिखेगा, 9% के आसपास का मुनाफा आ सकता है। O2C जो कारोबार है वहाँ पे एबिटा 3% बढ़ेगा, लोअर रियलाइजेशंस आपको देखने मिलेंगे और एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कारोबार जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट का अनुमान है। जियो रिटेल वहाँ प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आरपूस जियो के 181.7 से बढ़ के 183 के आसपास आने का अनुमान है और साथ ही साथ जियो का एबिटा जो है माफ़ कीजिएगा रिटेल का एबिटा जो है वहाँ पे आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। न्यू एनर्जी कारोबार उसको लेके क्या कंपनी घोषणा करती है वहाँ देखना होगा। बाकी ठीक ठाक नंबर्स जियो और रिटेल से ही सहारा है। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट जो है वहाँ इतना खास प्रदर्शन नहीं होगा। ओके, तो कुछ ज़्यादा खास प्रदर्शन O2C से नहीं आएगा, बट रिटेल का रखने नजर। और जियो फाइनेंशियल की तो आई गए ऑलरेडी। हाँ, तो और जियो के आरपूस सुधरेंगे। जियो के आरपूस सुधरेंगे।
और आज हम देख भी रहे हैं बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स में थोड़ा अच्छा एक्शन बना हुआ है। रिलायंस एकदम सुस्त है, कारोबार में कुछ करने के मूड में इस समय नहीं दिख रहा है, एकदम फ्लैट। एक बार जरा चार्ट चेक ले लेते हैं सुदीप जी, रिलायंस का एक बार चार्ट देख लें सर। दीपांशु, यदि हम रिलायंस को देखें तो एक जो बड़ी रैली आई थी, हमने देखा था जो 15 दिसंबर से ऑलमोस्ट 2430 के लेवल से हमने देखा था कि स्टॉक 2750 2800 तक आ चुका था। और ये रैली में स्टॉक ने एक भी बार अपने जो 10 और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं दिया था। तो मुझे जो हिसाब से लग रहा है कि फिलहाल जो पोजिशनिंग बनी है, जो एट द मनी पुट्स में राइटिंग भी हो रही है, और रिजल्ट के पहले जो हिसाब से स्टॉक ने डेली, वीकली और मंथली सभी टाइम फ्रेम पे एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है, तो रिजल्ट कुड बी पॉजिटिव। और ओवरऑल 2680 2700 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन बनेगा, और जब तक 2680 2700 के ऊपर रिलायंस ट्रेड करेगा तो यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी 2800 2830 तक की भी खुल सकती है। ओके, तो चलिए रिलायंस के नतीजों का रिएक्शन की नजर रहेगी, एचयूएल के नतीजों के भी रिएक्शन आने वाले। तो इंपॉर्टेंट ये दो फैक्टर्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिहाज से भी रहेंगे, क्योंकि कल दो प्राइवेट बैंक दिग्गज आईसीआईसीआई और कोटक, इन दोनों के भी नतीजे आने वाले हैं। तो वरुण, पहले एक बार आईसीआईसीआई यहाँ पर क्या अनुमान है ये बताइए। देखिए, नंबर्स तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसे कि अनिल सर भी कह रहे थे कि नो मार्जिन फॉर एरर, बैंक्स के साथ यही हो रहा है। प्रॉफिट करीब 20% बढ़ेगा, एनआईआई करीब 12% बढ़ने वाले हैं। इस बैंक के साथ एक बात अच्छी है, लगातार मैं देखता हूँ कि लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ लगभग साथ ही साथ चलते हैं, तो इसके लिए एलडीआर रेशियो को लेकर यहाँ पे ज़्यादा चिंता है नहीं। लोन ग्रोथ 18 से 19%, डिपॉजिट ग्रोथ 19 से 20% आएंगी। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस हल्के सुधरेंगे, मार्जिन्स थोड़े गिर सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट में यहाँ बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि कंपनी ज़्यादा फोकस एसएमई और रिटेल पे करती है, बट स्टिल क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ा बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.4% तक आएंगे, 4.53% से गिर के। तो एक स्तर नंबर, अच्छे नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक पेश कर सकता है। चलिए, स्टेबल नंबर्स आ सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। ऑफ कोर्स उम्मीदें भी देखते हैं कैसी रहेंगी एचडीएफसी बैंक के बाद इसकी परफॉर्मेंस की। कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और यहाँ पर भी नतीजों के रिएक्शन की नजर रहेगी। वरुण, बताइए कोटक के नंबर्स कैसे रहेंगे? डेफिनेटली दीप, नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है और कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो किसी के पास है तो कोटक बैंक के पास है। तो इसके लिए यहाँ पे खास नज़र रखिएगा। एनआईआई 13% बढ़ेगा, मुनाफा 16% बढ़ के आने वाला है। लोन ग्रोथ 16 से 17%, डिपॉजिट ग्रोथ 20 से 21% के आसपास रहने वाला है। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस स्थिर रहेंगे। निम्स हमारा मानना है 5 to 5.1% के आसपास रहेंगे, 5.22% से गिर के। और यहाँ पे शायद बाकी बैंक्स के मुकाबले आपको शायद निम्स में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो बड़ा है कोटक का, और वहाँ पे अगर थोड़ा भी मामला ढीला रहता है तो निम्स गिर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नजर रखिएगा। ओके, निम्स ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, थोड़ा प्रेशर एक्सपेक्टेड है वहां पर, बाकी सारी चीजें ठीक है। इंडसइंड बैंक ऑफ कोर्स आज नंबर्स के बाद वीक ही दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है कल, दो बड़े नतीजों का रिएक्शन आएगा, प्लस दो बड़े नतीजे देखते हैं, शायद मार्केट आवर्स में ही आपको आते हुए भी दिख जाए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बाउंस बैक आया, 2 दिन की भारी गिरावट के बाद भारतीय बाजार आज थोड़ा स्टेबिलिटी के संकेत दे रहे हैं। बैंक्स ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बट एक्स ऑफ बैंक्स बाजार में बढ़िया मूव रही है। 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, 550 अंकों की सेंसेक्स में तेजी दिखी है, 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है, 1.5% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में आपको आती हुई दिखी है। ओएनजीसी आज का टॉप गेनर था 3.5%, बट पूरा टेलीकॉम स्पेस बजिंग था। भारती, इंडस, वोडाफोन, इन तीनों में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। कंजम्पशन से ब्रिटानिया में आपने अच्छा एक्शन देखा, आईटीसी में भी 1.5% का उछाल था, टाटा कंज्यूमर भी 1.5% ऊपर था। नतीजों से पहले एचयूएल को ज्यादा खास नहीं कर रहा था, ब्रिटानिया में भी आपने मूव अच्छी देखी है। एसबीआई लाइफ यहां पर अच्छी मूव आई है, एक्सिस बैंक एक्टिव रहा, साथ ही टीसीएस सुबह टॉप गेनर था निफ्टी का, अभी भी अच्छी गेन्स के साथ बंद हो रहा है। कोल इंडिया, एमएनएम, अल्ट्राटेक नतीजों के बाद 2% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपी, एचपी, आईओसी तीनों ओएमसीज ये भी काफी पॉजिटिव रहे। सिर्फ 5 बैंक्स हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं, इंडस, कोटक, एचडीएफसी, यहां पर आपको थोड़ी कमजोरी दिखी है। जाते जाते आरबीएल बैंक के भी नंबर्स आ रहे हैं, 233 करोड़ का मुनाफा है, 335 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से तो थोड़े कम ही आता हुआ दिख रहा है मुनाफा। यहाँ पर करीब 100 करोड़ अनुमान से कम यहाँ पर आंकड़ा आते हुए दिखा है मुनाफा का। हालांकि 209 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ का जरूर मुनाफा है वाई कंपैरिजन पर, बट अनुमान से 100 करोड़ कम ये मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिखा है। चलिए बाकी नंबर्स भी आने देते हैं, रियल रिएक्शन कल ही आपको बाजार में आते दिखेगा। और ब्रेथ आज हमारे बाजार की काफी मजबूत थी, 50 में से सिर्फ 5 निफ्टी स्टॉक्स जो नेगेटिव थे, बाकी सारे आपको पॉजिटिव दिखे हैं। वायदा कारोबार, आरती इंडस्ट्रीज
दिवाली पिक था, पहला स्टॉक था जो दिवाली के दिन 12 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग में अनिल जी ने दिया था नवंबर में। वहां से देखिए आज पहला टारगेट 675 का ही था पहला दिवाली का टारगेट। आज ये एक तरह से जिन्होंने खरीदी उनके लिए दूसरी दिवाली, छोटी दिवाली बिल्कुल। और ओरेकल के लिए क्या बोलेंगे? ओरेकल तो भाई साहब न्यू ईयर पे नहीं, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ थिंग है। ये तो अगर आप मुझे भी बोले तो मैं भी वापस नहीं कर सकता। ये तो हो गया, वो हो गया, ठीक है, किस्मत की बात है। कभी कभी टाइमिंग सही हो जाती है, बाकी वो साल मतलब बाकी आप रोज का ऐसा सोचे भी ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। बट फिर भी बहुत बढ़िया पिक रही है। तो बिल्कुल फिलहाल विदा लेने का वक्त है, मुझे दीप को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद देंगे हम कुणाल जी, राकेश जी, आशीष सर और सुमित जी का। सुदीप शाह साहब, विश्वेश जी, हिमांशु जी और जैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 160 अंकों की मजबूती के साथ 21,622 पर बंद होता हुआ निफ्टी, 12 अंक नीचे बंद होता हुआ बैंक निफ्टी 45,701 और सेंसेक्स बंद हुआ है 496 अंक नीचे, ऊपर 500 अंक ऊपर 71,683 के आसपास। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही भरपूर तेजी, 1% की तेजी के साथ 150 पॉइंट से ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लगभग 2%, 700 अंकों का बड़ा उछाल, 1.5% की तेजी। ये है कमाल मिड कैप शेयरों का। ओके, चलिए लेंगे विदा, मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।